जय हिंद स्टूडेंट्स। आज तारीख है 16 फरवरी और दिन रविवार। आज का यह जो क्लास होगा आपके लिए 12 के बच्चों के लिए होगा। 12 के सभी बच्चों के लिए यह क्लास बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगा, क्योंकि आज हम इंग्लिश का सेकंड बुक देखेंगे जिसका नाम है स्टोरी ऑफ इंग्लिश। तो चलिए हम शुरू करते हैं पढ़ाई को 12 के सेकंड बुक को। ध्यान दीजिएगा बच्चों, 12 में जो भी है 12 खास करके ट्वेल्थ में जो बिहार बोर्ड के बच्चे हैं, बिहार बोर्ड के बच्चे, ये क्लास उन्हीं के लिए है और उसमें भी इंग्लिश की बात होगी। 12th बिहार बोर्ड के बच्चे इंग्लिश की बात करेंगे और आपको पता होगा कि इंग्लिश में 2 बुक होता है। एक बुक का नाम है रेम्बो, एक बुक है रेम्बो 12 के लिए 2, 11th के लिए 1, और दूसरा जो बुक है उसका नाम है स्टोरी ऑफ इंग्लिश। सेकंड बुक आपका है स्टोरी ऑफ इंग्लिश और हम इसी का बात करेंगे। स्टोरी ऑफ इंग्लिश आज के इस क्लास में देखा जाएगा। तो अगर आज का यह क्लास आप शुरू से अंत तक देखते हैं तो आपका स्टोरी ऑफ इंग्लिश पूरा समाप्त हो जाएगा। और इससे फ़ायदा क्या होगा, तो आपके एग्ज़ाम में कम से कम 15 मार्क्स बनते हैं इससे। ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में आपका 8 मार्क्स मिलेगा MCQ, और सब्जेक्टिव में आपका 7 मार्क्स मिलेगा सब्जेक्टिव में। तो मतलब आप कम से कम 15 मार्क्स को कंप्लीट करेंगे इस वीडियो में या इस क्लास में। तो आपको शुरू से अंत तक बने रहना है और इस क्लास को देखना है। तो आपको एक बार फिर से हम बता दें कि 12th के उन बच्चों के लिए यह क्लास बहुत ही उपयोगी है जो बिहार बोर्ड के हैं, जिनका इंग्लिश है और बिहार बोर्ड में है तो आप या तो ISC से हों, या तो ICOM से हों, या तो IAS से हों। आपका हिंदी और इंग्लिश जानते हैं कंपलसरी होता है। तो इंटर के सभी बच्चों के लिए यह क्लास उपयोगी है। इंग्लिश में हम सेकंड बुक स्टोरी ऑफ इंग्लिश को देखेंगे। सेकंड बुक होता है, कैसा होता है बुक आप देख सकते हैं, हमारे पास बुक भी अवेलेबल है। कुछ ऐसा बुक है जो आपको खरीदना होगा सेकंड बुक। अगर नहीं भी खरीदते हैं तो यह क्लास आपके लिए उपयोगी होगा। इसका फ्रंट यही है, देखिए यह है आपका रेम्बो का स्टोरी ऑफ इंग्लिश। सेकंड बुक आपका यह है स्टोरी ऑफ इंग्लिश। और इसमें आप देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि यह दोनों में चलता है। दोनों में कहने का मतलब 11th में भी और 12th में भी। अगर हम आगे जा रहे हैं इसमें और इसके चैप्टर्स में आते हैं हम, तो इस किताब में आप देख सकते हैं यहाँ पे कि इस किताब के कुछ चैप्टर्स 11th के लिए हैं और कुछ चैप्टर्स 12 के लिए हैं। ये आप देख रहे होंगे चैप्टर्स प्रेस्क्राइब्ड फॉर क्लास 11th। क्लास 11th में आप लोगों को बच्चों ये सारे चैप्टर्स पढ़ने थे। चूँकि हम क्लास 12 का बात कर रहे हैं तो हमारे लिए ये चैप्टर्स जो हैं उपयोगी हैं। चैप्टर का आप नाम पढ़ सकते हैं ओल्ड इंग्लिश। आपको एक चैप्टर पढ़ना है स्टोरी ऑफ इंग्लिश का जिसका नाम है ओल्ड इंग्लिश। इसके बाद का चैप्टर है मिडिल इंग्लिश। मिडिल इंग्लिश के बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे तो आप बोल सकते हैं, देख सकते हैं मॉडर्न इंग्लिश। और मॉडर्न इंग्लिश के बाद आपको चैप्टर पढ़ना है इंग्लिश एज अ वर्ल्ड लैंग्वेज। इंग्लिश एज अ वर्ल्ड लैंग्वेज। उसके बाद का चैप्टर होगा स्टोरी ऑफ इंग्लिश ड्रामा, और एक लास्ट होगा स्टोरी ऑफ द नोवेल इन इंग्लिश। ये आपके टोटल अगर मिलाया जाए तो 1 2 3 4 5 6 चैप्टर्स 12 में आपको पढ़ना है स्टोरी ऑफ इंग्लिश का सेकेंड क्लास का। और इसी को हम लोगों को पढ़ना है इस वीडियो में, इस क्लास में। तो हम लोग इसको शुरू करने वाले हैं। और सबसे पहले अगर बात किया जाएगा तो आपको यही दिखेगा स्टोरी ऑफ इंग्लिश। स्टोरी ऑफ इंग्लिश में अगर बात किया जाए स्टोरी ऑफ इंग्लिश का, तो इसको 3 भागों में बांटा जाता है स्टोरी को। अच्छा, नाम से आपको पता चल रहा होगा इंग्लिश के स्टोरी की बात की जा रही है, इंग्लिश के कहानी की बात की जा रही है। मतलब कहानी के रूप में हमको इसको समझना है। कहानी के रूप में जब हम समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि इंग्लिश को 3 भागों में तोड़ दिया गया है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार इतिहास को तोड़ दिया गया था, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। शॉर्ट में कहा जाए तो हम लोग के लिए ओल्ड हुआ प्राचीन, इंग्लिश को भी तोड़ दिया गया ओल्ड इंग्लिश,
उसके बाद वाले समय को कहा गया मिडिल इंग्लिश। मिडिल कहने का मतलब मध्यकालीन, बीच वाला इंग्लिश। और अंतिम में मॉडर्न इंग्लिश, आधुनिक इंग्लिश। तो इंग्लिश को ठीक उसी प्रकार तोड़ा गया है जिस प्रकार के हम लोग तोड़े थे इतिहास को। इंग्लिश का इतिहास चल रहा है आपका, और इंग्लिश के इतिहास में, हिस्ट्री में हमको सबसे पहले स्टोरी ऑफ इंग्लिश में, कहानी में ये पता चलता है कि इंग्लिश को हम 3 भागों में तोड़ सकते हैं। एक हुआ ओल्ड इंग्लिश, एक हुआ मिडिल इंग्लिश और एक हुआ मॉडर्न इंग्लिश। जब ओल्ड इंग्लिश का बात किया जाए तो कब से कब तक के समय को ओल्ड इंग्लिश कहा जाता है, पहला प्रश्न ये उठेगा। और अगर समय का बात किया जाए तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिख दिया गया है 449 ईस्वी से लेकर 1066, मतलब 449 एडी से लेकर 1066 एडी के बीच का जो भी समय था, उस समय में जो भी इंग्लिश बोला गया उसको नाम दिया गया ओल्ड इंग्लिश। तो ये एक समय है, समय काल है। इस समय को आपको याद करना होगा कि कब से कब तक के समय अवधि को, समय पीरियड को हम लोग ओल्ड इंग्लिश कहते हैं। और आपका जवाब यही होगा, 449 से 1066 तक के समय को हम लोग ने ओल्ड इंग्लिश का नाम दिया है, ओल्ड इंग्लिश। उसके बाद 1150 से शुरू हुआ जो समय, और 1500 तक, मतलब 1150 एडी से लेकर 1500 एडी तक के बीच के समय को हम लोगों ने एक नया नाम दिया है मिडिल इंग्लिश। क्लियर है? इसके बाद का बात किया जाए अगर 1500 से लेकर अभी तक, टिल नाउ का अर्थ हुआ अभी तक हम लोग जो इस इंग्लिश को बोलते हैं, लिखते हैं, सुनते हैं, वो इंग्लिश आपका मॉडर्न इंग्लिश है। क्लियर होना चाहिए मेरे ख्याल से। एक बार फिर से सुन सकते हैं। इंग्लिश के इतिहास को हम लोग लेके चल रहे हैं, इंग्लिश के कहानी को लेके चल रहे हैं, और इंग्लिश को टोटल 3 भागों में तोड़ दिया गया। सबसे पहला भाग था हमारा ओल्ड इंग्लिश, जिसका समय अवधि दिया गया 449 एडी से 1066। दूसरा तोड़ा गया मिडिल इंग्लिश, और मिडिल इंग्लिश का समय पीरियड दिया गया 1150 से 1500। और तीसरा मॉडर्न इंग्लिश, और मॉडर्न इंग्लिश का समय दिया गया है कि 1500 से लेके अभी तक, 1500 से लेके टिल नाउ, अभी तक जो भी इंग्लिश बोला जा रहा है वो मॉडर्न इंग्लिश है। हमको इसमें से बारी बारी पढ़ना है, ओल्ड इंग्लिश में क्या हुआ, मिडिल इंग्लिश में क्या हुआ, और फिर जाके मॉडर्न इंग्लिश में क्या हुआ। तो इसी की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। और सबसे पहले आपको मिलेगा कुछ ऐसा प्रीफेस, आप देख सकते हैं इसमें, ये जो है इसका नाम दिया गया है यूके, यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन भी आप कह सकते हैं, इंग्लैंड भी कह सकते हैं। और यहीं पे जो इंग्लिश चल रही है, इसी इंग्लिश को कहा जाता है, जो भाषा चल रही है उस भाषा को इंग्लिश कहा गया। सबसे पहले आपको हम ये बताएंगे ओल्ड इंग्लिश में कि ये जो इंग्लिश भाषा है, इंग्लिश लैंग्वेज है, ये यहाँ के मूल निवासियों का नहीं है। इंग्लिश भाषा इंग्लैंड का नहीं है। अच्छा, एक कन्फ्यूजन को हम दूर कर सकते हैं या आपको बता सकते हैं, ये जो इतना बड़ा सा भाग है जिसको यूके कहा गया है, 3-4 नाम से जाना जाता है। कभी सुनिएगा कि इंग्लैंड कहा गया, कभी आप सुनिएगा कि ब्रिटेन कहा गया, कभी कहिएगा ग्रेट ब्रिटेन है, और कभी कहा जाता है क्या कि यूनाइटेड किंगडम है, यूके है। तो सारा चीज़ तो है यही, लेकिन इसके क्षेत्रों को मिलाकर, बांटकर या कम कर या बढ़ाकर नाम दिया गया है। जैसे अगर हम आप इसको बढ़िया से समझाएं आपको, तो अगर सिर्फ इस हिस्से का बात किया जाए, इधर वाले हिस्से का बात किया जाए, तो ये इंग्लैंड है, ये प्रॉपरली इंग्लैंड है। इधर ही कहीं पे आप देखिएगा तो लंदन जो है इसका कैपिटल होगा। इसके बाद अगर हम इस एरिया को भी लेते हैं, इसी में जिसका नाम वेल्स है, वेल्स, उसको मिला देते हैं तो मिलाकर हम लोग ब्रिटेन कहते हैं। अगर ऊपर वाले भी एरिया को ले लें जिसका नाम स्कॉटलैंड है, इसको भी मिला लेते हैं, तब हम लोग इसको ग्रेट ब्रिटेन कहते हैं। फिर से समझ लीजिए, सिर्फ इधर का हिस्सा जो है यही आपका इंग्लैंड है, इसको हम लोग इंग्लैंड कहते हैं। यहीं पे इसकी राजधानी भी लंदन है। लेकिन इसके बगल वाले वेल्स को भी अपने में मिला लेता है जब इंग्लैंड, तो ब्रिटेन कहलाता है। और ऊपर वाला स्कॉटलैंड को भी मिला लेता है, तब यह कहलाता है आपके लिए कि ग्रेट ब्रिटेन हो गया, ग्रेट ब्रिटेन। और इस देश को देखिए आयरलैंड है, और आयरलैंड के ऊपरी हिस्से को, ऊपरी हिस्से मतलब इसको भी अगर मिला लेता है, इसको नॉर्थ आयरलैंड आप कह सकते हैं, उसको भी मिला लेता है, तब यह कहलाता है यूनाइटेड किंगडम। मतलब ये एक छोटा सा है तो इंग्लैंड है, वेल्स को अपने अंदर ले लिया तो ब्रिटेन है, स्कॉटलैंड को भी अपने अंडर ले लिया तो ग्रेट ब्रिटेन है, और आयरलैंड के नॉर्थ हिस्से को भी ले लिया, तब जाके इसका नाम पड़ता है यूनाइटेड किंगडम। क्लियर है ये बात? इसको आप बड़े स्तर पे भी देख सकते हैं, आपको दिखाया जा सकता है, यहाँ पे गूगल अवेलेबल है, मैप भी अवेलेबल है, तो आपको हम दिखा सकते हैं।
अगर हम मैप में आते हैं तो आप ध्यान दीजिएगा, तो ये आपका भारत है। भारत से हम इधर आते हैं, देख रहे हैं पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, जॉर्जिया, जो भी है, करते करते जब हम इधर आ जाते हैं, यही आपका यूरोप महादेश है। आप ध्यान से देख सकते हैं बड़े स्तर पर, ये आपका यूरोप महादेश है। और इस यूरोप महादेश में अगर आप ध्यान से देखिएगा तो ये जो है एरिया आपको दिख रहा होगा, इस एरिया को नाम दिया गया है यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम पूरा को बोला जाए तो। लेकिन अगर हम इस एरिया में से कुछ हिस्सों को हटा दें, कुछ हिस्सों को हटा दें, तो ये जो एरिया बच गया यही इंग्लैंड है। और इसकी राजधानी आप देख रहे हैं लंदन है, लंदन है। और जब हम इसको मिला देते हैं, इसको वेल्स कहा गया है, अभी इसको जूम करेंगे तो लिखेगा भी वेल्स। वेल्स को अगर मिला देंगे तो ये दोनों मिलकर ब्रिटेन हो जाता है। और ऊपर वाला इस एरिया को मिला देते हैं स्कॉटलैंड को, तब ये ग्रेट ब्रिटेन हो जाता है। और साथ में जब इसको भी मिला लेते हैं नॉर्थ वाले को, आयरलैंड के नॉर्थ आयरलैंड को, तब ये यूनाइटेड किंगडम होता है। देखिए इसको हम जूम करके भी दिखा सकते हैं। देखिए वेल्स, इस क्षेत्र को वेल्स कहते हैं। इस क्षेत्र को अगर मिला लेते हैं इंग्लैंड में, लंदन वाले पार्ट में, तब ये ब्रिटेन हुआ। फिर आगे बढ़ जाते हैं, इस एरिया को देखिए, ऊपर वाले एरिया को स्कॉटलैंड कहते हैं, इसको भी मिला दिए तो ग्रेट ब्रिटेन हो गया। और इधर देखिए नॉर्थ आयरलैंड है, आयरलैंड के ऊपर से इसको भी मिला देते हैं, तब जाके ये यूके हुआ। मतलब ये इंग्लैंड को जितना भी तोड़ना था तोड़ दिया गया, समझा दिया गया आपको। छोटे स्तर पे देखा जाए तो यही है, ये इंग्लैंड आपका हो गया। और अभी हम बता रहे थे, अगर पढ़ाई पे अपने आते हैं वापस, तो कि इंग्लैंड में जो भाषा इंग्लिश बोला जाता है ये इंग्लैंड का है ही नहीं, ये मूल रूप से भाषा है जर्मनी का। यहाँ पे जो देश देख रहे हैं आप, जर्मनी यहाँ का है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि इंग्लिश जो है कहाँ की भाषा है मूल रूप से, तो जर्मनी की है। और जर्मन में जो ट्राइब्स रहते थे, ट्राइब्स कहने का मतलब होता है जनजाति, उन लोगों का मूल भाषा है। अब आप देखिए यहाँ के लोग जो थे जर्मन ट्राइब्स, उन लोगों का मूल भाषा है। इन लोगों ने अधिकार करने के लिए यहाँ से उठकर यहाँ पे गए, हमला किया, बसा लोग, जीता लोग कुछ प्रदेश को, वहाँ पे बसा, वहाँ पे रहने लगे लोग, और वहाँ पे रह के एक भाषा को बोला लोग, वही भाषा इस क्षेत्र में बस गया और जिसका नाम हम लोग ने इंग्लिश रखा। तो ये मूल भाषा जर्मनी का है। जर्मनी के लोग, जर्मन ट्राइब्स की मूल भाषा है इंग्लिश। ये आपका ऑब्जेक्टिव हुआ कि इंग्लिश मूल भाषा कहाँ की है, तो जर्मन ट्राइब्स की। जर्मन ट्राइब्स को और भी कुछ नाम से जानते हैं हम लोग। अगर आपको बोल दे एंग्लो सेल्टिक्स, तो वही जाति का नाम है, या एंग्लो सैक्सन्स, तब पर भी कुछ अलग नहीं है, वही चीज़ है। मतलब कि इंग्लिश जो है मूल भाषा है जर्मनी की, जर्मनी में जर्मनी के ट्राइब्स की, जनजातियों की, जिनका नाम एंग्लो सैक्सन्स या एंग्लो सेल्टिक्स है, उन्हीं का भाषा है। अभी तक आपको क्या बताया गया, ओल्ड इंग्लिश के इतिहास में या स्टोरी ऑफ इंग्लिश में हम लोग ओल्ड इंग्लिश पढ़ रहे हैं। इंग्लिश कहाँ से शुरू हुआ, तो इंग्लिश जो है शुरू हुआ है जर्मनी के लोगों से, जिनको हम लोग जर्मन ट्राइब्स, एंग्लो सेल्टिक्स या एंग्लो सैक्सन्स कहते हैं। जर्मनी के लोग इंग्लैंड में गए, वहाँ पे अपना कब्जा किए, वहाँ पे रहने लगे और भाषा बोलने लगे, उसी भाषा को हमने इंग्लिश कहा है। अगर बोला जाए कि जर्मनी के लोग इंग्लैंड पे कब अटैक करते हैं, तो उसके लिए समय हो जाएगा 449 AD। क्यों हो जाएगा आप बता सकते हैं क्यों? क्योंकि ओल्ड इंग्लिश शुरू हुआ है इसी समय से, 449 से। और कब तक रहते हैं यहाँ पे, तो आपका आंसर हो जाएगा 1066 AD तक। और इसी के बीच में जो भाषा बोलते हैं उसी भाषा को हम लोगों ने ओल्ड इंग्लिश का नाम दिया है। क्लियर है? फिर हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ के लोग तो चले गए इंग्लैंड में, और इंग्लैंड के जो पहले के लोग थे वो कहाँ रह गए? वहीं पे रह गए, गुलाम बन गए, या कुछ लोग भाग गए? तो इसका जवाब है कि वो लोग भाग के चले गए फ्रांस में। और फ्रांस देखिएगा नीचे ही है, यहाँ पे फ्रांस में आके बस गए थे लोग। अब हम आगे बढ़ते हैं इसमें। अभी तक आपको यही बताया हम, ओल्ड इंग्लिश का बात हो रहा था। ओल्ड इंग्लिश में एक जानकारी आपको हम दे चुके हैं, वो जानकारी ये है कि इंग्लिश जो है मूल रूप से इंग्लैंड की भाषा ना होके जर्मनी की भाषा है। जर्मनी में भी किन की भाषा है, तो जर्मन ट्राइब्स कहिए, एंग्लो सेल्टिक्स कहिए, या फिर एंग्लो सैक्सन्स कहिए, इनकी भाषा है।
इन लोगों ने 449 एडी में अटैक किया, हमला किया इंग्लैंड पर और इंग्लैंड में अपना वर्चस्व जमा लिया। कब तक रहा लोग? तो 449 से लेकर 1066 तक रहा लोग। और अगर समय अवधि आप देखते हैं तो अनुमानतः 450 इसको कर लिए, इसको 1050 कर लीजिए, तो मोटे मोटी तौर पे लगभग में 600 साल तक वो लोग यहाँ रहे हैं। तो 600 साल तक किसी एक देश में रहकर जो भाषा बोला गया, उस देश की मूल भाषा वही भाषा बन गई, और वही भाषा आपकी इंग्लिश है। अब इसके बाद हम जानने का प्रयास करेंगे कि इन इतने दिनों में, अप्रॉक्स में 600 ईयर्स में वहाँ पे लोगों ने क्या क्या किया, वहाँ पे कैसे कैसे भाषाओं को बोला, कैसे कैसे रहे, हम ये जानने का प्रयास करेंगे। और उसके लिए आपको हम ये बताएंगे सबसे पहले कि इंग्लैंड में इंग्लिश बोला जाने लगा इतने बड़े एरिया में, तो हर जगह एक ही तरह का भाषा नहीं बोला गया, कुछ क्षेत्रीय भाषाएं भी थी। और यहाँ से एक आपको टर्म शुरू होगा, डायलेक्ट। डायलेक्ट जानते हैं क्या होता है? डायलेक्ट होता है क्षेत्रीय भाषा, लोकल लैंग्वेज। जैसे हम लोग को कहा जाए कि ये हमारा बिहार है, बिहार में तरह तरह की भाषाएं भी होंगी, केवल आपको कह दें हिंदी तो नहीं मानना है, भोजपुरी भी है, मैथिली भी है, मगही भी है, अलग अलग क्षेत्रों में लोकल भाषाएं हैं। उसी तरह से इंग्लिश तो था, पूरा ब्रिटेन में इंग्लिश था, पूरा इंग्लैंड में इंग्लिश था, लेकिन क्षेत्रीय भाषाएं भी थी। कुछ जगहों पे उसको कुछ अलग नाम दिया गया, कुछ जगहों पे अलग नाम दिया गया। ठीक उसी प्रकार से जैसे हम लोग यहाँ पे भोजपुरी कहते हैं, कहीं पूर्णिया के साइड में चले जाइए तो वहाँ पे हम लोग मैथिली का यूज करते हैं, और उधर चले जाइए अरवल के तरफ तो मगही का यूज करते हैं। तो अलग अलग क्षेत्रों में जो अलग अलग भाषाएं बोली जाती है उसको हम लोग डायलेक्ट या क्षेत्रीय भाषा कहते हैं। और ये जो 600 साल के आसपास तक इंग्लैंड में रहा लोग, जर्मनी के लोग, उन लोगों के क्षेत्रीय भाषाओं को अगर बांटा जाए तो आप यहाँ देख सकते हैं कि उस समय डायलेक्ट्स जो थे ओल्ड इंग्लिश के समय टोटल 4 थे। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि मान के चलिए ये इंग्लैंड है, तो पूरे इंग्लैंड में तो इंग्लिश भाषा बोली जा रही है, लेकिन इंग्लिश भाषा को क्षेत्रीय भाषा में, क्षेत्रीय क्या नाम दिया गया, लोकल लैंग्वेज में क्या नाम दिया गया है, तो टोटल 4 भागों में बांटा गया है। एक भाग को नाम दिया गया केंटिश। आपको याद करना होगा कि टोटल 4 डायलेक्ट्स थे ओल्ड इंग्लिश में। क्षेत्रीय भाषाएं कितनी थी? तो 4 थी, जिसमें एक का नाम था केंटिश। मान के चलिए ये पूरा इंग्लैंड है तो यहाँ पे केंटिश बोला जाता था। तो एक हिस्से में बोला जाता था जो भाषा, उसको कहा जाता था नॉर्थम्ब्रियम। नॉर्थम्ब्रियम मान के चलिए ये भाषा यहाँ पे बोला गया नॉर्थम्ब्रियम, तो एक और हिस्सा जो बच गया वहाँ पे बोला गया था मेरिकन। इधर अगर मेरिकन बोला गया तो एक जगह पे और वेस्ट सेक्शन बोला गया है, इधर वेस्ट सेक्शन। तो आप इस तरह से समझ सकते हैं कि ओल्ड इंग्लिश 449 से 1066 तक इंग्लैंड में बोली गई है। इंग्लैंड में कहाँ के लोग आके बस गए? तो जर्मनी के लोग आके बस गए, जिनको जर्मन ट्राइब्स या एंग्लो सेक्शंस या एंग्लो सेल्टिक्स भी कहा जाता है। और इन लोगों ने टोटल 4 क्षेत्रीय भाषाएं बनाई, 4 डायलेक्ट्स बनाया। एक का नाम केंटिश होगा, दूसरे का नॉर्थम्ब्रियम, तीसरे का अमेरिकन और चौथे का वेस्ट सेक्शन। ये बात क्लियर हो गया? तो आगे बढ़ेंगे हम लोग। इसके बाद कहा जा रहा है कि ये जो इंग्लिश है ये यंग लैंग्वेज है। इंग्लिश बहुत पुराना भाषा नहीं है, 449 के बाद शुरू होने वाला भाषा है इंग्लिश। मतलब कि ये यंग लैंग्वेज है। यंग मतलब नया है, ये युवा भाषा है या नया भाषा है, ये पुराना भाषा नहीं है। इससे पुराने बहुत सारे हैं, इससे पुराने बहुत सारे भाषाएं हैं। जैसे कि संस्कृत के लीजिए, इससे पुराना है, हिंदी इससे पुराना है, लैटिन इससे पुराना है, हर भाषा इससे पुरानी है। ये सबसे नवीनतम भाषा है। इंग्लिश जो है यंग लैंग्वेज है, सबसे नया भाषा है। ये बात आपको बताया गया। ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि इंग्लिश नया है या फिर आपका लैटिन नया है, तो आपका आंसर हो जाएगा इंग्लिश। कौन पुराना है? तो पुराना इंग्लिश को छोड़ के बाकी सब पुराने हैं। सबसे नई भाषा इंग्लिश है, क्योंकि ये 449 ईस्वी के बाद से आने वाली भाषा है। इससे पहले तो लोग बोलते थे, तो सारी भाषाएं इससे पहले ही थी। और कह रहा है कि उस समय यह भाषा जो था, एंड दैट टाइम वीक लैंग्वेज, यह भाषा बहुत ही कमजोर भी था। एक लाइन लिखा गया है ओल्ड इंग्लिश के समय 449 से 1066 के बीच में कि इंग्लिश जो है आपका वो नया भाषा था
और जो नया होगा वो कमज़ोर होगा ही, तो उस समय वीक लैंग्वेज था। फिर कह रहा है कि डिपेंडेंट ऑन और अफेक्टेड बाय फॉरेन लैंग्वेजेज। अब इस पे दूसरे देश के भाषाओं का प्रभाव भी था, चूँकि नया है, नए नए पे दूसरों का प्रभाव रहता है, आप भी अच्छी तरह से समझते हैं। अगर आप कहीं बाहर घूमने जाते हैं तो वहाँ के लोगों का प्रभाव आप पे बना रहेगा, क्योंकि आप वहाँ के लिए नए हैं और वो पुराने हैं। तो चूँकि इंग्लिश भाषा नया था तो उस पर दूसरे भाषाओं का प्रभाव भी था। और अगर आपके परीक्षा में पूछ दिया जाए कि इंग्लिश पे या ओल्ड इंग्लिश के समय इंग्लिश पे किन विदेशी भाषाओं का प्रभाव था, तो आंसर बनेगा लैटिन का प्रभाव था। लैटिन के अलावा फ्रेंच का प्रभाव था, और फ्रेंच के अलावा स्कैंडिनेवियन, 3 भाषाओं का प्रभाव था। लैटिन, फ्रेंच और स्कैंडिनेवियन भाषाओं का प्रभाव ओल्ड इंग्लिश पे बहुत ज़्यादा था। कब था? तो ओल्ड इंग्लिश 449 से लेकर 1066 के बीच में। इसके बाद देखिए एक बात बताया गया है कि किंग अल्फ्रेड जो हैं, किंग अल्फ्रेड ने ट्रांसलेट किया था लैटिन भाषा को इनटू किस चीज़ में किया गया था? तो वेस्ट सेक्शन में। अब कहिएगा वेस्ट सेक्शन क्या है, हम भूल गए हैं। अभी बताए थे वेस्ट सेक्शन, ये क्या था? डायलेक्ट था। वेस्ट सेक्शन आप देख सकते हैं ओल्ड इंग्लिश का ही एक क्षेत्रीय भाषा था वेस्ट सेक्शन। और बताया जा रहा है कि इस भाषा में, मतलब इंग्लिश के भाषा में, लैटिन को ट्रांसलेट कर दिया गया। लैटिन भाषा को इंग्लिश में या वेस्ट सेक्शन में ट्रांसलेट किया गया। किनके द्वारा किया गया ये काम? तो किंग अल्फ्रेड, एक राजा थे, उनके द्वारा किया गया। अब कहिएगा ये कौन से राजा हैं? तो आपको हम फिर से ध्यान पे ले जाएंगे कि 450, 449 से 1066 के बीच में करीब 600 साल में, एक आदमी तो राज करेगा नहीं, तरह तरह के राजा आएंगे 600 साल में। उन्हीं में से कोई एक थे किंग अल्फ्रेड, और उन्होंने ये काम किया कि लैटिन भाषा को वेस्ट सेक्शन वाले भाषा में, मतलब कि इंग्लिश वाले भाषा में ट्रांसलेट करवाया। और जो चूँकि ये काम उन्होंने करवाया, इसीलिए देयरफॉर इस समय को गोल्डन पीरियड कहा जाता है ओल्ड इंग्लिश का। और ये आपके लिए प्योर ऑब्जेक्टिव है या फिर सब्जेक्टिव ही है, जो समझिए। किंग अल्फ्रेड के समय को ओल्ड इंग्लिश के समय के लिए गोल्डन पीरियड कहा जाता है। अगर कोई बोलता है क्यों कहा जाता है, तो इसका जवाब ये होगा क्योंकि उस समय किंग अल्फ्रेड जो थे लैटिन भाषा को वेस्ट सेक्शन वाले भाषा में, मतलब इंग्लिश वाले भाषा में ट्रांसलेट करवाए थे। तो ये भी आपके लिए कुछ ऑब्जेक्टिव्स हुआ इस समय का। इसके बाद का देखिएगा बात, तो आपको दिखेगा कि द राइटिंग सिस्टम ऑफ ओल्ड इंग्लिश। ओल्ड इंग्लिश के ज़माने में जो लिखने की सिस्टम थी, लिखने की पद्धति थी, वॉज टोटली डिफरेंट फ्रॉम टुडे। वो आज के जैसा नहीं था। कहने का अर्थ है, अगर आज हमको इंग्लिश लिखना है तो ऐसे कुछ लिखते हैं, आपको भी पता है, ENGLISH। लेकिन उस समय ऐसे नहीं लिखते थे हम लोग। किस समय का बात हो रहा है? तो ओल्ड इंग्लिश का, 449 से 1066 के बीच का, कि जो राइटिंग सिस्टम था बिल्कुल ही आपका डिफरेंट था उस समय। एट दैट टाइम दे यूज्ड रूनिक अल्फ़ाबेट। उस समय वो लोग कैसे लिखते थे? तो हम लोग के जैसा नहीं लिखते थे, रूनिक अल्फ़ाबेट का यूज करके लिखते थे। रूनिक अल्फ़ाबेट, रूनिक अल्फ़ाबेट क्या होता है? तो देखिए, ओनली स्ट्रेट लाइन्स आर यूज्ड इन दिस अल्फ़ाबेट। इस अल्फ़ाबेट में सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेट लाइन्स, कहने का मतलब सीधी रेखाओं का प्रयोग किया जाता है। एक ऐसी भाषा जिसमें लिखते समय सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेट लाइन्स का यूज किया जाए, वही थी रूनिक अल्फ़ाबेट। और इसका यूज कब किया जाता था? तो ओल्ड इंग्लिश के समय। समय कहा जाए कब से कब तक? तो 449 से लेकर 1066 के बीच। और ये कैसा था? तो यहाँ पे देखिए फिगर दिया गया है। ई के जगह पे ऐसे लिखा जाता था, बी के जगह पे ऐसे, मतलब मान के चलिए इंग्लिश ही लिखना था उस समय में। उस समय ओल्ड इंग्लिश के समय इंग्लिश कैसे लिखा जाता? तो ई के लिए देखिए कैसा यूज किया गया है। ई के लिए कुछ ऐसा लिखा गया है, आपको ऐसे लिखना पड़ता। एन देखिएगा, आप कहीं देखिएगा एन, देखिए कुछ इस तरह से लिखा गया है, मतलब एन आपको ऐसे लिखना होता। जी देखिएगा, देखिए जी को ऐसे लिखना था। एल का अगर बात किया जाए, आप देखिएगा इसमें से, आप खुद भी देख सकते हैं, एल को इस तरह से लिखा गया है ऐसे। अब अगर हम आई का बात करते हैं, आई, तो आई नॉर्मल था, सीधी रेखा थी। एस का बात करते हैं, एस देखिए आप कहीं पे दिखेगा, देखिए एस कैसे लिखा गया है। और एच का अगर बात किया जाए, एच देखिए यहाँ पे
हल्का एन से मैच कर रहा है, तो ऐसे लिखा गया था। और ये उस जमाने का इंग्लिश हुआ। उस समय का अगर इंग्लिश कहा जाए कि कैसे लिखा गया था, तो आप देख सकते हैं उस समय इंग्लिश ऐसे लिखा जाता था। तो उस समय की भाषा जो थी वो इंग्लिश तो थी, लेकिन उसकी लिखावट जो थी रूनिक अल्फ़ाबेट थी। आप देख सकते हैं अगर पूछा जाए ओल्ड इंग्लिश के समय कैसा अल्फ़ाबेट था, तो रूनिक अल्फ़ाबेट था। रूनिक अल्फ़ाबेट आपके सामने है। रूनिक अल्फ़ाबेट की क्या खासियत थी, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेट लाइंस का यूज किया जाता था, जैसे कि आपको दिखाया गया कि कैसे इंग्लिश लिखा जाता था। इसके हेल्प से आप अपना नाम भी लिख के देख सकते हैं कि कैसे आपका नाम लिखाता था, कुछ अटपटांग आएगा। ये था ओल्ड इंग्लिश के समय का बात। ओल्ड इंग्लिश के समय हम लोग क्या क्या सुन लिए, अगर ध्यान पे लाइएगा तो ओल्ड इंग्लिश के समय सबसे पहले हम लोगों ने जाना कि इंग्लिश जो है मूल भाषा इंग्लैंड की नहीं है। कहाँ की है, याद है? बोल सकते हैं आप लोग? जर्मनी की है। जर्मन के किन लोगों की है? जर्मन ट्राइब्स, एंग्लो सेल्टिक्स या फिर एंग्लो सैक्सन्स इनकी भाषा है। इसके बाद बताया गया कि इन लोगों ने क्षेत्रीय भाषाओं के आधार पर इसको कितने भागों में बांट दिया है? 4 भागों में। डायलेक्ट्स कहा जाए तो टोटल 4 डायलेक्ट्स हैं। कौन कौन है, नाम याद है? नॉर्थम्ब्रियम, केंटिश, अमेरिकन, वेस्ट सैक्सन। चारों में से किसका ट्रांसलेट किया गया था? वेस्ट सैक्सन का। किसके द्वारा? किंग अल्फ्रेड के द्वारा। लैटिन से वेस्ट सैक्सन में ले गया गया किंग अल्फ्रेड के द्वारा, इसीलिए उनके समय को हम लोगों ने गोल्डन पीरियड कहा है। इसके अलावा पढ़े यहाँ पे कि लिखने के लिए हम लोग आज का अल्फ़ाबेट यूज नहीं करते थे, जिसको ग्रेट वॉवेल शिफ्ट कहा जाता है। उस समय हम लोग रूनिक अल्फ़ाबेट का यूज करते थे। उसमें केवल और केवल स्ट्रेट लाइंस की यूज होती थी, और स्ट्रेट लाइंस कुछ इस तरह की थी। इंग्लिश लिखते तो कुछ इस तरह से आपका इंग्लिश लिखता। इसके बाद की बातें कुछ है यहाँ पे। उस समय मैन्युस्क्रिप्ट चलते थे। अब कहिए कि मैन्युस्क्रिप्ट क्या है? मैन्युस्क्रिप्ट होती है हाथ से लिखी गई किताबें। मैन्युस्क्रिप्ट का अर्थ अगर कोई भी बोले कि मैन्युस्क्रिप्ट क्या है, तो उसको आप समझा सकते हैं कि मैन्युस्क्रिप्ट का मतलब होती है खुद से हाथ से लिखी गई पुस्तकें, मतलब टाइपिंग का व्यवस्था नहीं है। पांडुलिपि भी इसको कहा जाता था। मैन्युस्क्रिप्ट हाथ से लिखी गई पुस्तकें। और समय आपको याद होगा ओल्ड इंग्लिश का 449 से लेकर 1066। इस समय ऐसा कोई मशीन का आविष्कार नहीं हो गया था कि मशीन में डालिए और आराम से निकल गया। उस समय हाथ से ही लिखी जाती थी। तो हाथ से जो किताबें लिखी गई थी उसका नाम था मैन्युस्क्रिप्ट। और ओल्ड इंग्लिश के ज़माने में टोटल 4 किताबें लिखी गई थी, 4 मैन्युस्क्रिप्ट्स लिखी गई थी। क्षेत्रीय भाषा भी बोला गया था तो 4 ही था। मैन्युस्क्रिप्ट भी आपके 4 ही होंगे। कौन कौन था, तो नाम इसको आपको याद रखना होगा। ओल्ड इंग्लिश के ज़माने में एक किताब थी जिसकी नाम थी बेवुल्फ, द बेवुल्फ। इसके अलावा एक किताब थी जिसका नाम था द जूनियस। इसके अलावा द एक्सेटर बुक। इसके अलावा भी एक किताब था द वर्सेली बुक। ओल्ड इंग्लिश के समय किताबें मशीन से प्रिंट नहीं होती थी, बल्कि उसको हाथों से लिखी जाती थी, और ऐसी किताबों को मैन्युस्क्रिप्ट कहते हैं। और ओल्ड इंग्लिश के ज़माने में टोटल 4 मैन्युस्क्रिप्ट थे। चारों का नाम कुछ ऐसा है: बेवुल्फ, द जूनियस, द एक्सेटर बुक और द वर्सेली बुक। याद रहेगा ये बात? चलिए, तो ये आपका ओल्ड इंग्लिश का मैन्युस्क्रिप्ट भी था। तो मेरे ख्याल से ओल्ड इंग्लिश के बारे में जितना भी जानना था आप जान चुके हैं। कहने का मतलब इंग्लिश को हमने 449 से शुरू किया और पहुंचा दिया है 1066 तक। 449 से 1066 तक जो भी यहाँ पे हैं बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे तो बताया गया था, इंग्लिश को बांटा गया है तो 3 भागों में बताया गया है। एक ओल्ड इंग्लिश था, एक मिडिल था और एक क्या था? मॉडर्न इंग्लिश था, जिसमें हमने ओल्ड इंग्लिश को पढ़ लिया। ओल्ड इंग्लिश में क्या पढ़ा हमने कि इंग्लिश जो है इंग्लैंड की भाषा नहीं है, किसी दूसरे देश से आई है। कहाँ से आई है जी? जर्मनी से। जर्मन ट्राइब्स को और किस नाम से जानते हैं? और एंग्लो सेल्टिक्स, एंग्लो सैक्सन और एंग्लो सेल्टिक्स। बहुत बढ़िया। इसके बाद हमने जाना कि ओल्ड इंग्लिश में हम लोगों ने ग्रेट वॉवेल शिफ्ट का यूज नहीं किया था। किस अल्फ़ाबेट का यूज किया था? रूनिक अल्फ़ाबेट, जिसमें सिर्फ और सिर्फ सीधी रेखाएं होती हैं, स्ट्रेट लाइंस होती हैं। इसके बाद हमने जाना कि वहाँ की क्षेत्रीय भाषाएं टोटल 4 थी: केंटिश, नॉर्थम्ब्रियम, वेस्ट सैक्सन और अमेरिकन।
क्लियर ये बात। और उसके बाद अभी मैन्युस्क्रिप्ट 4 थी जो आपके सामने है। एक और भी बात जाने थे कि यह भाषा सबसे नई भाषा है, यंग भाषा है, और इस भाषा पर 3 देश के प्रभाव थे। 3 भाषाओं के प्रभाव थे, उनकी नाम याद है? इंग्लिश पर किन किन देश के भाषाओं की प्रभाव थी या किन किन भाषाओं की प्रभाव थी? एक हम बोल सकते हैं लैटिन, फ्रेंच, स्कैंडिनेवियन। लैटिन, फ्रेंच और स्कैंडिनेवियन के प्रभाव थी इंग्लिश पे। बहुत बढ़िया, ये था ओल्ड इंग्लिश। कब तक चला था ओल्ड इंग्लिश? 1066। अगर हम पहले आते हैं, थोड़ा सा पहले आते हैं, तो आप देखिएगा कि ओल्ड इंग्लिश तो 449 से 1066 मतलब कि 1066 तक है, लेकिन जो मिडिल है वो 1066 से शुरू नहीं हुआ है। वो शुरू कब से हुआ है जी? 1150 से। तो ये जो है 1066 और 1150, इसके बीच में जो 80-84 साल का गैप है, उस गैप में क्या हो रहा था जी? हम उसी पे आने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा। शुरू होता है 449 में ओल्ड इंग्लिश, खत्म हो जाता है 1066 में। लेकिन अगला जो है 1066 से शुरू ना होकर 1150 से लेकर 1500 तक चलता है। तो ये जो 1066 से 1150 का गैप है, इस गैप में कुछ अलग घटनाएं घटी थी। इसके लिए हम थोड़ा को कहानी को फिर से पीछे लेके जा रहे हैं। पीछे कहाँ लेके जा रहे हैं? तो यहाँ पे, इस पे हम आ रहे हैं एक बार फिर से कहानी को लेकर। आपको हम बताए थे थोड़ा देर पहले, इस सब में से अगर बोला जाए कि इंग्लैंड कौन सा जगह है, तो आप पहचान पाइएगा आराम से। जहाँ यूके लिखा है वही वाला है, ये इंग्लैंड है आपका। और मूल भाषा कहाँ की थी? तो जर्मनी की। जर्मनी आपको दिख रहा है कहीं पे? यहाँ के लोगों ने 449 में यहाँ जाके कब्जा किया था। ये बात सही है? उस समय यहाँ के जो मूल लोग थे कहाँ चले गए थे? दिख रहा है आपको? फ्रांस में। कब से कब तक जर्मनी वाले रहे थे? तो 449 से लेकर 1066 तक। इसके बाद ये फ्रांस वाले वापस आए यहाँ पे क्या करने के लिए? अपना अधिकार लेने के लिए। कब आए? तो 1066 में। कहानी समझ में आ रहा है? शुरुआती दौर में हम बोले थे कि जर्मनी के मूल लोगों का भाषा था इंग्लिश। पहुंच गए लड़ने के लिए इंग्लैंड, 449 में जीत गए, 1066 तक रहे। 1066 में क्या हुआ? तो वो जो वहाँ के लोग फ्रांस गए थे, फ्रांस के लोग वापस आ गए हैं लड़ने के लिए, और लड़ के फिर जीतते हैं। और उस लड़ाई को एक नाम दिया गया था नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट। याद रहेगा, उस लड़ाई को हम लोगों ने नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट कहा है। तो देखिए, इसके लिए हम कुछ यहाँ से ऐसे लिखते हैं कि ये जो इंग्लैंड देश था, इस देश में ओल्ड इंग्लिश तो आपका चला था 449 से 1066 तक, लेकिन बीच में 1066 से 1150 के बीच में एक युद्ध हुआ, जिस युद्ध का नाम था नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट। ये युद्ध इंग्लैंड के पुराने लोग जो कि जाके फ्रेंच में बस गए थे, उनके और इंग्लैंड में अभी रहने वाले लोगों के बीच में हुआ, जिसमें फ्रेंच वाले लोग जीत गए और आके बस गए यहाँ पे। और जब बसे तो अब जो भाषा बोली गई वो भाषा थी फ्रेंच भाषा। तो ये सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव बनता है कि इंग्लैंड जैसे देश में 1066 से 1150 तक इंग्लिश नहीं बोला गया। जहाँ पे मेन भाषा ही है इंग्लिश इंग्लैंड में, वहाँ भी 1066 से 1150 तक फ्रेंच भाषा बोली गई थी। तो अगर आपसे पूछा जाए कि 1066 एडी से 1150 एडी तक इंग्लैंड में कौन सी भाषा बोली गई, तो आपका आंसर बनेगा फ्रेंच भाषा। अगर बोला जाए फ्रेंच भाषा इंग्लैंड में किस युद्ध के बाद बोली गई, तो आपका आंसर बनेगा नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट। तो यही टाइम पीरियड था 1150 के बीच का। अब चूंकि फ्रेंच भाषा वाले आए, फ्रेंच भाषा बोलने लगे, तो इसके बाद लोगों के मन में भय हुआ। किन लोगों के मन में भय हुआ? जो पहले से थे, जो अंग्रेजी बोलते थे, कि तो मेरा भाषा को ही खत्म कर देगा। ऐसा जब भय हुआ तो इस भय से बचने के लिए उन लोगों ने क्या किया, तो अपने भाषा को लिखना शुरू कर दिया। फिर से मेरी बात समझिए, 1066 में एक युद्ध होता है जिसका नाम दिया गया था नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट युद्ध। इस युद्ध का परिणाम ये निकला कि इंग्लैंड में भाषा परिवर्तित हो गया, सत्ता परिवर्तित हो गया। इंग्लैंड में
फ्रेंच भाषा चलने लगा। अब जो यहाँ के मूल विद्वान थे पहले के इंग्लैंड के या इंग्लिश वाले जो विद्वान लोग थे, स्कॉलर लोग थे, वो अपने लैंग्वेज को बचाने के लिए, लैंग्वेज समझते हैं भाषा, उसको सेव करने के लिए या प्रोटेक्ट करने के लिए लिखने का काम शुरू कर दिए, राइटिंग स्टार्ट कर दिए कि जितना ज़्यादा लिखेंगे उतना ज़्यादा मेरा भाषा बचेगा। अब कहिएगा कि ये कौन तर्क हुआ, तो लिखने से भाषा बचती है, ये बिल्कुल सही तर्क है। अगर भारत के इतिहास में जाइएगा तो पाली भाषा था, प्राकृत भाषा था, सब खत्म हो गया है, लेकिन वो कहीं ना कहीं रखा हुआ है। क्यों रखा हुआ है? जैसे वियतनाम में उसके कुछ मिलते हैं हम लोगों को, क्योंकि उसको लिख के रख दिया गया था नालंदा विश्वविद्यालय में। फिर खिलजी आया, खिलजी जला दिया, फिर भी उसके जो लिखे हुए अवशेष बचे हुए हैं उससे हम चाह रहे हैं कि भाषा को फिर से जीवित कर दिया जाए। तो कोई भाषा खतरा में है तो उसका सबसे अच्छा उपाय है कि उसको लिखिए, जितना ज़्यादा लिखिएगा उतना ज़्यादा भाषा सेव होगा। तो फिर से देख लीजिए, इंग्लैंड में 1066 में जो युद्ध हुआ था नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट, उससे इंग्लैंड में फ्रेंच भाषा आ गई थी, जिसके कारण वहाँ के विद्वानों ने अपने भाषा को सेव करने के लिए लिखना शुरू किया। और लिखना जब शुरू किया तो वहीं से एक आदमी बने, आपके लिए इम्पोर्टेंट, जिसको कि कहा गया वो फादर हैं किस चीज़ के, तो इंग्लिश लिटरेचर के, साथ ही साथ इंग्लिश ग्रामर नहीं होना चाहिए, ये गलती है, इंग्लिश पोएट्री के। उनको फादर का संज्ञा दिया गया और उनका नाम था जेफरी चौसर या जी चौसर। तो ये देखिए बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव है, हम लोग मिडिल इंग्लिश में प्रवेश कर गए हैं। मिडिल इंग्लिश का अगर समय कहेगा तो आपका 1150 से शुरू होता है और 1500 तक चलता है। और इस समय कुछ लेखक आए जिन्होंने भाषा को लिखना शुरू कर दिया बचाने के लिए, और उसी क्रम में आपको मिलते हैं इंग्लिश लिटरेचर के फादर और इंग्लिश पोएट्री के फादर। इंग्लिश लिटरेचर और इंग्लिश पोएट्री के फादर कौन है? तो वो हैं जी चौसर। सिर्फ यही इकलौते लेखक नहीं थे, और भी कुछ लेखक थे, और उस समय के प्रमुख 4 लेखक हुए थे जिनका नाम कुछ इस प्रकार होगा। जी चौसर मिडिल इंग्लिश में, मिडिल इंग्लिश कहने का मतलब आपको टाइम पीरियड याद होना चाहिए, 1150 से लेकर 1500 के बीच में टोटल 4 लेखक बहुत ही पॉपुलर हुए। एक को तो फादर का संज्ञा दिया गया है, फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर एंड फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री, जी चौसर। उनकी जो बुक बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई, उस बुक का नाम था द कैंटरबरी टेल्स। एक और लेखक है विलियम लैंगलैंड, और इनकी किताब थी पियर्स द प्लोमैन, पियर्स द प्लोमैन, विलियम लैंगलैंड की पुस्तक पियर्स द प्लोमैन। फिर एक लेखक हुए वाइक्लिफ, और इन्होंने बाइबल को ट्रांसलेट कर दिया इंग्लिश भाषा में, बाइबल को इंग्लिश भाषा में ट्रांसलेट किया। वाइक्लिफ का भी इतिहास पढ़िएगा, बहुत ही आनंददायक है। ईसाई धर्म को बचाने के लिए उन्होंने बहुत सारा प्रयास किया था। इसके अलावा एक और लेखक थे गोवर, और इनकी जो प्रमुख किताबें थीं मेडिटेंटिस, वोक्स क्लेमेंटिस, कॉन्फेसियो अमेंटिस। ध्यान से समझ लीजिए, मिडिल इंग्लिश में हम लोग आ गए हैं, ओल्ड इंग्लिश समाप्त हो गया है। ओल्ड इंग्लिश कब समाप्त हुआ? जब नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट का युद्ध हुआ और वहाँ पे फ्रेंच भाषा बोला जाने लगा। उस भाषा को हटाने के लिए और इंग्लिश को बचाने के लिए कुछ लेखकों ने इंग्लिश भाषा लिखना शुरू किया, और वो जो लेखक हैं इस प्रकार हैं जी चौसर, विलियम लैंगलैंड, वाइक्लिफ और गोवर। तो अगर आपको पूछता है कि मिडिल इंग्लिश के कुछ प्रमुख लेखकों का नाम बताइए तो यही बनेंगे। या आपसे पूछा जाए कि विलियम लैंगलैंड किस एज के इंग्लिश से संबंधित हैं, तो मिडिल एज के या मिडिल पीरियड के। या आपसे पूछा जाए कि बाइबल को ट्रांसलेट किसने किया था, तब पर भी आपका आंसर यहीं पे है, वाइक्लिफ किए थे। तो हर हाल में आपको ये सारी बातें ध्यान पे रखनी है। टोटल 4 लेखक और उनकी पुस्तकें मिडिल इंग्लिश के दौरान। तो यहाँ से मिडिल इंग्लिश शुरू हो गया। फिर हम आगे आते हैं। आपको याद होगा हम बताए थे ओल्ड इंग्लिश में कि क्षेत्रीय भाषाओं को डायलेक्ट कहा जाता है, लोकल लैंग्वेज को। और बढ़िया से आपको ये भी बताए थे कि ओल्ड इंग्लिश के समय लोकल लैंग्वेज का संख्या 4 था, जो इस प्रकार था: केंटिश, नॉर्थम्ब्रियम, वेस्ट सैक्सन और अमेरिकन था अच्छी तरह से। मिडिल आते आते ये बढ़ गया, 5 हो गया। वही आपके सामने लिखा है, आप देख सकते हैं।
जो डायलेक्ट्स थी, जो 4 डायलेक्ट थी 449 से 1066 के बीच में, वो जब मिडिल इंग्लिश आया तो उस समय इसकी संख्या 1 बढ़ गई 5 हो गई। केंटिस जो था उसको तो केंटिस ही कहा गया, कोई बदलाव नहीं हुआ। लेकिन नॉर्थम्ब्रियम को कहा गया कि अब यह भाषा जो है नॉर्दर्न बन गई है, इस भाषा को नॉर्दर्न कहेंगे। वेस्ट सैक्सन को कहा गया कि यह भाषा हमारा साउदर्न हो गया है। और अमेरिकन को तोड़ दिया गया 2 भागों में, एक का नाम दिया गया ईस्ट मिडलैंड और एक का नाम दिया गया वेस्ट मिडलैंड। क्लियर है? तो आपको जो पहले बताया था कि मान के चलिए कि ये आपका इंग्लैंड है और 4 भाषा है, शायद आपको याद होगा। एक तरफ बोले कि केंटिस है, एक तरफ बोले कि चलिए ये आपका नॉर्थम्ब्रियम है, अमेरिकन है और वेस्ट सैक्सन है। इसमें से 3 वैसे ही रह गए, बस नाम बदला। केंटिस तो नाम भी नहीं बदला। नॉर्थम्ब्रियम नॉर्दर्न बन गया, वेस्ट सैक्सन साउदर्न बन गया, लेकिन अमेरिकन टूट गया, 2 भागों में टूट गया। टूटता कैसे है? तो टूटता कैसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि पहले बिहार जो था इतना बड़ा था, तो बाद में उसी में से टूट के वाला कहा कि ना हम झारखंड है, हमारा भाषा अलग होगा, हमारा सब चीज़ अलग होगा। तो टूटने का मतलब ही नहीं है कि और एरिया ले लिया गया, इसी को तोड़ के 2 भागों में बांट दिया गया। जैसे बिहार से झारखंड अलग हो गया, भाषा के आधार पे यहाँ पे अमेरिकन को 2 भागों में बांट दिया गया, अलग अलग कर दिया गया। एक का नाम रखा गया ईस्ट मिडलैंड और दूसरे का नाम रखा गया वेस्ट मिडलैंड। क्लियर है ये बात? तो ये बात को हम देखते हैं फिर से कि मिडिल इंग्लिश में 5 डायलेक्ट हो गए। ध्यान दीजिएगा, ओल्ड इंग्लिश में डायलेक्ट की संख्या पूछी जाए तो 4 और मिडिल इंग्लिश में डायलेक्ट्स की संख्या 5। डायलेक्ट है क्या? तो क्षेत्रीय भाषा है, लोकल लैंग्वेज है। ये 1 बढ़ गया मिडिल इंग्लिश के समय। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, करें कि मिडिल इंग्लिश में ऐसा क्या हुआ। जैसे ओल्ड इंग्लिश वाले में हम बोले थे कि एक के समय को गोल्डन पीरियड कहा गया, याद है किसके समय को? किंग अल्फ्रेड। किंग अल्फ्रेड के समय को हमने गोल्डन पीरियड कहा था। फिर ओल्ड इंग्लिश में हमने याद किया था कि 3 भाषाओं का प्रभाव पड़ा है, लैटिन का, फ्रेंच का और स्कैंडिनेवियन का। तो ऐसे ही मिडिल इंग्लिश में ऐसा कौन सा काम हो गया? मिडिल इंग्लिश में बस अभी तक यही जाने कि 4 लेखक आए लोग, लैंगलैंड आए, वाइक्लिफ आए, जी चौसर आए, गोवर आए और 5 क्षेत्रीय भाषाएं हो गई, 4 से बढ़ के 5। बढ़िया काम क्या हुआ? तो देखिए मिडिल इंग्लिश में 2 मेजर इन्वेंशंस हुए, 2 बहुत बड़े बड़े आविष्कार हुए। टुक प्लेस ड्यूरिंग मिडिल इंग्लिश। मिडिल इंग्लिश के दौरान 2 बड़े बड़े इन्वेंशंस ने, आविष्कारों ने जगह लिया। 2 बहुत अच्छे काम हुए मिडिल इंग्लिश के समय। पहला काम क्या था? द ग्रेट वॉवेल शिफ्ट। अभी हम लोग पढ़े थे ओल्ड में कि रूनिक अल्फाबेट चलता था, अब बदल जाएगा मिडिल इंग्लिश में। मिडिल इंग्लिश में क्या आएगा? तो द ग्रेट वॉवेल शिफ्ट। अब वॉवेल वाला आ जाएगा AEIOU, जैसे हम लोग पढ़ते हैं, ये 26 लेटर आ जाएगा। तो द ग्रेट वॉवेल शिफ्ट टुक प्लेस ड्यूरिंग 1400 AD टू 1500 AD। करीब 100 साल लग गया अल्फाबेट हम लोग वाला लाने में, मतलब जो रूनिक था, रूनिक को छोड़ के ये वाला ABCD लाने में करीब 100 साल लगा, 1400 से 1500। कब हुआ? तो मिडिल इंग्लिश के समय हुआ। ड्यू टू इट्स इन्वेंशन, इस इन्वेंशन से क्या फायदा होता है? प्रोनाउंसिएशन एंड राइटिंग इन इंग्लिश लैंग्वेज बिकम मच ईजियर। अब इंग्लिश लैंग्वेज को प्रोनाउंस करना, प्रोनाउंस समझते हैं, उच्चारण करना, प्रोनाउंसिएशन करना, एंड राइटिंग और लिखना बहुत ही आसान हो गया। मच ईजियर दैन अदर लैंग्वेज। दूसरे भाषाओं के तुलना में इंग्लिश को लिखना और बोलना बहुत आसान हो गया। क्यों? क्योंकि ग्रेट वॉवेल शिफ्ट अपना स्थान ले लिया 1400 से 1500 के बीच में। तो मिडिल इंग्लिश के समय का सबसे बड़ा आपके लिए क्या योगदान था? तो मिडिल इंग्लिश में ग्रेट वॉवेल शिफ्ट आ गया। करीब 100 साल लगा, 1400 से 1500, और इसके दौरान ग्रेट वॉवेल शिफ्ट मतलब A से Z वाला लैंग्वेज आ गया, अल्फ़ाबेट आ गया। इससे प्रोनाउंसिएशन में और राइटिंग में, बोलने में और लिखने में इंग्लिश जो है दुनिया के दूसरे भाषाओं से आसान हो गया। ये एक बहुत पॉजिटिव बात हुआ। दूसरा पॉजिटिव बात क्या हुआ देख सकते हैं आप, प्रिंटिंग प्रेस वाज इंट्रोड्यूस। अब जो उसमें मैन्युस्क्रिप्ट था, हाथ से लिखा जाता था, उसको रोक दिया गया। अब बोला गया कि हाथ से लिखने का काम नहीं है, मशीन है, मशीन से छापिए। और मशीन लाने वाले थे, प्रिंटिंग प्रेस को इंट्रोड्यूस करने वाले थे 1476 में, जिनका नाम था विलियम कैक्सटन। तो एक बहुत बड़ा आविष्कार और था मिडिल इंग्लिश के समय का
कि प्रिंटिंग प्रेस आ गया। अब चीज़ों को, किताबों को हाथ से लिखने की आवश्यकता नहीं थी, बल्कि मशीन में डालिए, मशीन से छप के प्रिंट होकर आ जाएगा। तो प्रिंटिंग प्रेस को इन्वेंट किया गया। कब किया गया? तो 1476 में। किसने किया? तो विलियम कैक्सटन ने। यह बहुत बड़ा काम था, या बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव है आपके लिए कि 1476 में विलियम कैक्सटन के द्वारा प्रिंटिंग प्रेस को इन्वेंट किया गया। कब किया गया? तो मिडिल इंग्लिश के दौरान। दो बड़े बड़े काम हुए ड्यू टू दिस टेक्नोलॉजी। इस टेक्नोलॉजी से बुक्स एंड थॉट्स, किताबें और विचार स्प्रेड रैपिडली, तेजी से फैलने लगे। अब किताबें और लोगों के विचार तेजी से फैलने लगी इससे। तो ये था आपका मिडिल इंग्लिश का सबसे बड़ा कारनामा। फिर से हम समझ सकते हैं इसको, हम इसे भी ऐसे भी समझ सकते हैं। मिडिल इंग्लिश में बहुत ज़्यादा बातें नहीं मिली, 4 ऑथर मिले। ऑथर कहने का मतलब लेखक लोग मिला। 5 डायलेक्ट्स मिले। डायलेक्ट कहने का मतलब क्षेत्रीय भाषाएं मिली। और उसके बाद 2 मेजर इन्वेंशंस मिले। इन्वेंशन का मतलब आविष्कार। और मिडिल इंग्लिश का यही योगदान था आपका 1150 से लेकर 1500 के बीच का। ऑथर के बारे में कहा जाए तो 4 ऑथर, जिसमें एक को फादर कहा जाता है, उनका नाम याद है? जी चौसर, जो फादर थे इंग्लिश पोएट्री के और इंग्लिश लिटरेचर के, जी चौसर। 5 डायलेक्ट्स था, जिसमें से एक टूट के 2 भागों में बट गया था, जिसका नाम क्या था? मेरिकन टूट गया और बन गया ईस्ट मिडलैंड और वेस्ट मिडलैंड। उसी तरह से 2 बड़े बड़े आविष्कार थे। एक आविष्कार का नाम था द ग्रेट वॉवेल शिफ्ट, और दूसरे का क्या नाम था? प्रिंटिंग प्रेस। 1476 में विलियम कैक्सटन। बस 3 चीज़ों को ध्यान पे रखेंगे तो आपका मिडिल इंग्लिश करीब करीब समाप्त हो जाएगा। तो ये आपका मिडिल इंग्लिश था। इसके बाद जिस इंग्लिश की तरफ हम प्रवेश करेंगे उसका नाम होगा मॉडर्न इंग्लिश। तो एक बार फिर से हम रिकॉल करेंगे थोड़ा सा, कौन कौन? तो ओल्ड और मिडिल को शॉर्ट में समझेंगे। इतना तेजी जैसे बताया गया हूबहू उसको रिकॉल नहीं किया जाएगा। शॉर्ट में जब हम समझेंगे तो यही आपको पता चलेगा कि इंग्लिश के पहले के अध्याय को ओल्ड इंग्लिश कहा जाता है, जिसका शुरुआत 449 से होता है और 1066 तक चलता है। 1066 से 1150 के बीच में इंग्लिश नहीं चलता है, बल्कि फ्रेंच भाषा चलता है। सही है जी? किस युद्ध के कारण है? नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट के कारण ये हो गया। फिर 1150 से लेकर 1500 तक इंग्लिश चलता है, जिसका नाम रखा जाता है मिडिल इंग्लिश। और मिडिल के बाद अब जो आएगा 1500 के बाद, इसका नाम रखा जाएगा मॉडर्न इंग्लिश। और अब हम लोग इसी में प्रवेश करने वाले हैं, मॉडर्न इंग्लिश में। तो अभी आपके सामने दिखेगा मॉडर्न इंग्लिश। लिखा जा रहा है कि दिस पीरियड कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, मॉडर्न इंग्लिश 1 और मॉडर्न इंग्लिश 2। ये जो हम बोले कि 1500 से लेके अब तक टिल नाउ के समय को मॉडर्न कहा जाता है। इसको भी 2 भागों में बांट दिया गया, पहला और दूसरा। कभी कभी देखिएगा मॉडर्न इंग्लिश 1 को लिख देता है प्री मॉडर्न इंग्लिश। प्री मॉडर्न कहने का मतलब हो गया आपका पहल का। और दूसरका को कभी कभी देखिएगा लिखेगा पोस्ट मॉडर्न इंग्लिश। तो पोस्ट का मतलब हो गया दूसरका। तो प्री का मतलब मॉडर्न इंग्लिश 1, जिसका समय है 1500 से लेकर 1800, और पोस्ट का मतलब है मॉडर्न इंग्लिश 2, जिसका समय है 1800 से लेकर अब तक। मॉडर्न इंग्लिश को 2 भागों में बांटा जाएगा, मॉडर्न इंग्लिश 1, मॉडर्न इंग्लिश 2। पहला जो होगा इसको हम लोग प्री मॉडर्न इंग्लिश भी कह सकते हैं, जिसका समय होगा 1500 से 1800, और दूसरा जो है आपका 1800 से अभी तक, उसको पोस्ट मॉडर्न भी कह सकते हैं। अब हम पहला को लेके चलेंगे, मॉडर्न इंग्लिश 1 को, और इसमें आप देख सकते हैं कि कहा जा रहा है ड्यू टू इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग प्रेस इंग्लिश लैंग्वेज स्टार्टेड स्प्रेडिंग आउट ऑफ द कंट्री। अब जो है इंग्लैंड से बाहर निकलने लगा है इंग्लिश, क्योंकि प्रिंटिंग प्रेस आ गया है। प्रिंटिंग प्रेस आपको याद होगा बताए थे 1476 में विलियम कैक्सटन लाए थे,
अब इससे क्या हुआ कि एक देश में इंग्लैंड में चल रहा था इंग्लिश, ये प्रिंटिंग प्रेस जो है उसको यहाँ से बाहर निकाल दिया, अदर कंट्रीज में भी जाने लगा, स्प्रेडिंग आउट ऑफ द कंट्री, दूसरे देशों में भी इंग्लिश जाने लगा प्रिंटिंग प्रेस के माध्यम से। हाथ से लिखने से शायद नहीं जाता, क्योंकि हाथ से लिख के भेजना बहुत कठिन था, लेकिन मशीन से निकालना आसान था, तो ये दूसरे देशों में जाने लगा। और कह रहे जब दूसरे देशों में जाने लगा तो ड्यूरिंग 16th एंड 17th सेंचुरी इंग्लिश बोरोड मेनी वर्ड्स फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज, दूसरे देशों में गया तो वहाँ से तरह तरह के वर्ड्स को अपने पास लेकर आया। कहाँ से लाया? दूसरे देशों से। कौन लाया? तो इंग्लिश लाया। कब से कब तक के बीच में लाया? तो 16वीं और 17वीं शताब्दी में। कोई बता सकता है 16वीं शताब्दी कब से कब तक को कहते हैं? 16वीं माने 1600 से 1700? ऐसा नहीं होगा। 16वीं मतलब 1600 में ख़त्म हो जाएगा। 1500 से 1 से लेकर 1600 के बीच को हम कहेंगे 16वीं। क्या है? अगर पहली कहिएगा तो क्या कहिएगा? 1 से 2 के बीच का कि 0 से 1 के बीच का? पहली आपका शताब्दी क्या बनेगा जी? 0 से लेके 100 साल के बीच को ना कहेंगे पहली। उसी तरह से जब 16वीं कहेंगे तो 1600 में क्या हो जाएगा? ख़त्म हो जाएगा। तो 1500 से लेकर 1600 के बीच को 16वीं कहा जाएगा, और 1600 से लेकर 1700 के बीच को क्या कहा जाएगा? 17वीं। और 1500 से आपको याद है कि कौन सा इंग्लिश शुरू हो गया है? मॉडर्न। तो वही कहा जा रहा है कि प्रिंटिंग प्रेस जब 1476 में आया, उसके मान के चलिए 20-24 साल बाद 1500 से 1600 और 1600 से 1700, 200 साल तक प्रिंटिंग प्रेस के सहायता से क्या किया गया कि दूसरे देशों में गए, दूसरे देश के कुछ अच्छे अच्छे शब्दों को लेकर आ गए। अब कहिएगा दूसरे देश से कैसे शब्द लाया जा सकता है? अगर आपके दिमाग में ये बात आ रहा है कि दूसरा देश से शब्द कैसे लाया जाएगा, तो मान लीजिए इंग्लिश में कोई चीज़ लिखा जा रहा है और यहाँ पे लिख दिया जा रहा है गुरु, फिर आगे ये आ जा रहा है, फिर लिख दे रहे हैं पंडित, इस तरह से, तो आप क्या कहिएगा? अरे ये तो हिंदी वाला शब्द है लेकिन अंग्रेजी में लिख दिया गया, यही ना कहिएगा? ये तो हिंदी का है। कोई कहेगा कि हिंदी कहते हैं जाना तो अंग्रेजी कहता, आप झगड़ा भी कर दीजिएगा कि ना ये हिंदी के है, कह के आप जानते हैं, और यहाँ से उठा के वहाँ पे यूज कर लिया गया है GURU गुरु, या पंडित को इस तरह से यूज कर लिया गया है। तो ऐसा सिर्फ हिंदी के ही शब्दों को नहीं लिया गया है, दूसरे देशों को भी लिया गया है। और कब से कब के बीच में लिया गया? तो 16th से लेकर 17th सेंचुरी के बीच में करीब 200 साल तक तरह तरह के वर्ड्स को अपने शब्दों में डालते गया। इससे इंग्लिश के पास शब्दों की कमी नहीं रह गई, बहुत सारे वर्ड्स आ गए। कौन कौन शब्द जो इंपॉर्टेंट है डाले गए वो आपके सामने है, यहाँ पे देख सकते हैं। लिखा जा रहा है कि सम वर्ड्स, कुछ शब्द है, दैट वर बोरोड, जिसको बोरो किया गया है, लिया गया है, ड्यूरिंग 16th एंड 17th सेंचुरी इन मॉडर्न इंग्लिश 1 या इन प्री मॉडर्न इंग्लिश। कौन कौन वर्ड लिया गया है? तो आप देख सकते हैं कैप्सूल जो वर्ड है वो इंग्लिश का अपना वर्ड नहीं है, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार गुरु ने आपको समझाया वो लैटिन या ग्रीक का शब्द है। अगर आपसे कहा जाए कि एडाप्ट कहाँ का शब्द है, तो यहीं का है। वायरस, वायरस जो आप जानते हैं वो भी कहाँ का शब्द है? तो लैटिन या ग्रीक का है। अगर कोई कहता है पासपोर्ट कहाँ का शब्द है, टिकट कहाँ का शब्द है, चॉकलेट कहाँ का शब्द है, तो इंग्लैंड का नहीं है, इंग्लिश का नहीं है। ये शब्द को इंग्लिश ले लिया है कहाँ से? फ्रेंच। फ्रेंच भाषा मतलब फ्रांस देश से। उसी तरह से गुरु, पंडित, ये तो आप समझ रहे हैं, सारी, ठग, ये सब हम लोग का ही था, हिंदी का। तो हिंदी में तो चलेगा ही, साथ साथ इंग्लिश भी इसका यूज कर लेता है क्योंकि यहाँ से लेके चला गया है। उसी तरह से सुल्तान वर्ड जो है, शेख वर्ड जो है, अलजबरा जो वर्ड है, ये सब अरब का है, अरबी देशों का है, और वहाँ से इंग्लिश अपने में लेके चला गया है। मतलब अरब में तो चलता ही होगा ये वर्ड, साथ साथ इंग्लिश में चलता है। ऐसे ही और देशों से लिया गया है, बालकोनी, बैलट, सोनेट, लॉटरी, ये सब इटली से लिया गया है। आप देख सकते हैं इटालियन भाषा का शब्द है, इटली से ये सब शब्द अंग्रेजी में मिला लिया गया। इसको कहेंगे पोर्तुगीज। पुर्तगाल एक देश होगा, आपको याद होगा, पुर्तगाल जिसकी राजधानी लिस्बन है, वहाँ से कुछ शब्दों को लिया गया है, और वो शब्द कुछ इस प्रकार के हैं, बफैलो, पैगोडा, वरांदा। वरामदा आप जानते हैं, वरामदा जिसमें आप लोग रहते हैं बाहर घर से। पर्शियन भाषा से क्या लिया गया है? तो आप देख सकते हैं बाजार, सोफा, शाह, किस्मत, ऐसे ऐसे शब्दों को हम लोगों ने पर्शियन, हम लोगों ने नहीं, इंग्लिश ने पर्शियन से उठाया है। स्पेन के भाषा को स्पेनिश कहते हैं, और स्पेनिश भाषा से कौन कौन शब्द इंग्लिश ले चुका है तो आपके सामने है।
बनाना, कॉकरोच, गिटार, पोटैटो, बैरिकेड। इस तरह से कॉफ़ी अगर पूछे कि कहाँ से लिया गया है तो आपका आंसर क्या बनेगा जी? टर्किश, तुर्की का भाषा है कॉफ़ी। अगर आपसे कोई पूछ देता है कि अपार्थिड, अपार्थिड एक अच्छा वर्ड है, इसका मतलब होता है रंग भेद नीति। अगर रंग के आधार पर आपसे भेद किया जाता है तो उसको अपार्थिड कहते हैं। और ये बात अफ्रीका से लिया गया है, ये सब अफ्रीका से लिया गया है। ये क्यों ऐसा लिस्ट दिया गया है आपके सामने? क्योंकि कभी कभी परीक्षा पूछ देता है। अगर एग्जाम आपसे पूछ दे कि बाजार शब्द किस देश से लिया गया है और 4 विकल्प दिया जाए तो आपका आंसर बनेगा पर्शियन। बात समझ में आ रहा है? तो आपको इसीलिए ये लिस्ट दिया गया है कि आपको याद कर लेना है। मान लीजिए आपसे पूछ दिया जाए कि स्लिम किस देश की भाषा थी या स्लिम कहाँ से लिया गया है, तो डच से लिया गया है। तो अभी आपको फिर से हम एक बात बताएं कि करीब करीब 200 साल तक सिर्फ शब्दों को लिया गया, अलग अलग देश के वर्ड्स को अपने में अंग्रेजी मिलाते रहा और इंग्लिश के पास बहुत सारा शब्द हो गया। 200 साल में कौन कौन खास वर्ड मिले तो आपके सामने एक लिस्ट है। इस लिस्ट को आपको बार बार पढ़ना है, धीरे धीरे करके याद कर जाना है क्योंकि एग्जाम्स में आते हैं। अब आप सोचिए, आप ही को सोचना है कि अगर आपके पास बहुत सारे वर्ड्स हो गए, 200 साल तक वर्ड्स को बोरो कर रहे हैं, तो आपके पास तो शब्द का भंडार लग गया होगा, दुनिया भर का वर्ड हो गया होगा। तो इन शब्दों को क्या किया जाए? ऐसे ऐसे शब्दों को अब विचार आया किसी के दिमाग में कि एक साथ रख दिया जाए कि खोजने में आसान हो, एक साथ कलेक्ट कर दिया जाए। और आपको याद है कि 1600 और 1700, 1500 से लेकर 1600 और 1600 से 1700, 1700 तक तो सिर्फ वर्ड को बटोरा गया, अपने पास लाया गया कि दुनिया भर का वर्ड आ जाए। तो 1700 के बाद एक व्यक्ति ऐसा आया जिसके विचार आया कि सारे वर्ड्स को एक साथ सजा दिया जाए। और वो भी कैसे सजाया जाए? तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, मतलब ए से शुरू होने वाले सब शब्द को एक साथ, उसके बाद बी से शुरू होने वाले, उसके बाद सी से शुरू होने वाले। अगर ए में भी बात किया जाए तो ए आई वाले को पहले लिखेंगे, ए पी वाले को बाद में लिखेंगे, ए जेड वाले को उससे भी बाद में लिखेंगे। मतलब हर क्रम पे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में सजाने का विचार लाया गया। और ये विचार लाने वाले कौन थे आपके सामने देखिए। 1755 में पहली बार सैमुअल जॉनसन, नाम है सैमुअल जॉनसन, इन्होंने कलेक्ट किया सारे वर्ड्स को अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर मतलब पहले ए वाला, तब बी वाला, तब सी वाला, तब डी वाला। और उसको कहा गया कि दुनिया का ये पहला डिक्शनरी है। डिक्शनरी जानते हैं जिसमें ऐसे ही सजाया रहता है। तो दुनिया का पहला डिक्शनरी सैमुअल जॉनसन 1755 में लाते हैं, इंग्लिश के सभी शब्दों को अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में सजाकर। और उस डिक्शनरी का नाम रखते हैं क्या? तो देखिए, उस डिक्शनरी का नाम कुछ ऐसा था, ए डिक्शनरी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज। उस डिक्शनरी का नाम रखते हैं ए डिक्शनरी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज। तो अब आप देखिए इंग्लिश कहाँ से कहाँ चला गया। पहले था कि कैसा टिक जाए, रह जाए 449 में, इंग्लिश बहुत कमज़ोर था। लेकिन अब का स्थिति ऐसा है कि इसके पास इतना सारा वर्ड है कि उसको कैसे इकट्ठा किया जाए, एक साथ रखा जाए। तो एक साथ रखने के लिए 1755 में सैमुअल जॉनसन दुनिया का पहला डिक्शनरी बनाते हैं जिसका नाम देते हैं ए डिक्शनरी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज। और बताया गया है कि ही कलेक्टेड नियर अबाउट 40,000 वर्ड्स इन दिस डिक्शनरी। कहने का मतलब इस डिक्शनरी में उन्होंने करीब करीब 40,000 शब्दों को सजाया। तो इंग्लिश अब एक ऐसी भाषा हो गई थी जिसके पास अप्रॉक्स में 40,000 वर्ड्स थे, क्योंकि 200 साल तक वर्ड्स को बोरो किया था। तो इंग्लिश के पास करीब करीब 40,000 शब्द हो गए। मतलब शब्द के मामले में ये किसी से कमज़ोर नहीं है, सबसे आगे आ गया है। जब इसके पास शब्द आ ही गया है तो बच गया एक ही चीज़, और वो चीज़ है ग्रामर। पहले भी हम बताएं कि अंग्रेजी पढ़ना है तो आप 3 तरीक़ा से तैयार कीजिए। पहले आपके पास शब्द हो जिसको वोकैबुलरी कहते हैं, फिर ग्रामर हो, ग्रामर का नियम हो, और अंतिम में आपको पढ़ने लिखने आए, कॉम्प्रिहेंशन वाली बात हो। तो आपके पास वर्ड आ गया है 40,000 वर्ड इंग्लिश के पास, और अब बच गया था ग्रामर। तो ग्रामर का काम देखिए पूरा हो गया है कुछ लेखकों द्वारा। एक लेखक का नाम है विलियम लर्टन। इन्होंने 1734 में पहला ग्रामर का किताब लाया मार्केट में, जिसका नाम रखा गया प्रैक्टिकल ग्रामर ऑफ द इंग्लिश टंग। इसमें कुछ कमियां हो गई या इससे कुछ बेहतर बना दिया जोसेफ प्रिस्टले ने
1761 ईस्वी में, और उसका नाम रखा द रूडिमेंट्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर, रूडिमेंट्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर। इसके बाद एक और लेखक आते हैं रॉबर्ट लोथ 1762 में, और ये जो इंग्लिश की ग्रामर का बुक बनाते हैं उसका नाम रखते हैं शॉर्ट इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश ग्रामर। फिर एक लेखक आते हैं 62 में ही, जिनका नाम था जेम्स बुचानन, और बुचानन जी एक किताब निकालते हैं ग्रामर का जिसका नाम रखते हैं द ब्रिटिश ग्रामर। और अंतिम में 1792 में लिंडे मुरे साहब आते हैं, और लिंडे मुरे एक बुक लिखते हैं इंग्लिश ग्रामर। तो अब आप देख सकते हैं कि इसके पास ग्रामर का भी 5 जो किताब है, ग्रामर का भी कोई दिक्कत नहीं है। तो इंग्लिश भाषा इस स्थिति में आ गया है कि इंग्लिश के पास शब्द भी असीमित हैं, 40,000 वर्ड्स है, और ग्रामर के भी 4-5 किताबें, मतलब ग्रामर से भी परिपूर्ण हो गया है। कब तक में हो गया है तो आप देख सकते हैं 1800 तक में। इसी कारण से 1500 से 1800 के बीच को हम लोग बांट दिए थे और नाम दे दिए थे मॉडर्न इंग्लिश 1 या फिर प्री मॉडर्न इंग्लिश। मॉडर्न इंग्लिश में अभी कौन सा, तो प्री वाला, पहले वाला। इसमें क्या हो गया, तो ग्रामर भी हो गया और वर्ड भी हो गया। अब कुछ बातें हैं, देखिए कह रहा है कि ईस्ट मिडलैंड जो भाषा थी, ईस्ट मिडलैंड द डायलेक्ट ऑफ इंग्लिश spreaded out of England and reached all over the world during modern English period। आपको याद होगा, थोड़ा सा हम पीछे ले जाते हैं दिमाग को, कि ओल्ड इंग्लिश में टोटल 4 भाषाएं थी, 4 क्षेत्रीय भाषाएं डायलेक्ट। वही मिडिल इंग्लिश में 5 हो गया था। अमेरिकन को ईस्ट मिडलैंड और वेस्ट मिडलैंड में तोड़ दिया गया था। अब की बार जो है वो केवल इंग्लैंड का भाषा नहीं है, इंग्लैंड से बाहर अदर कंट्रीज में भी चला गया है, दूसरे देशों में भी। तब आपके पास 5 गो क्षेत्रीय भाषा है, तो 5 थोड़े जाएगा बह के, कौन एक को जाएगा ना। तो एक जो भाषा दूसरे देशों में गया था वो 5 में से था, जो उसका नाम था ईस्ट मिडलैंड। तो अगर इंग्लिश के पास 5 क्षेत्रीय भाषाएं थी, केंटिश, नॉर्थर्न, साउदर्न, ईस्ट मिडलैंड और वेस्ट मिडलैंड, तो उसमें से दूसरे देशों में कौन भाषा गया, तो उसका जवाब यहाँ पे है ईस्ट मिडलैंड। ईस्ट मिडलैंड भाषा जो था वो ऑल ओवर द वर्ल्ड पहुँच गया, दूसरे देशों में 1500 से 1800 के बीच में, या मॉडर्न इंग्लिश वाले समय में। फिर कह रहा है इंग्लिश लैंग्वेज इज फुलफिल्ड विद द वोकैबुलरी एज वेल एज ग्रामर। इंग्लिश लैंग्वेज के पास अब वोकैबुलरी भी दुनिया भर का हो गया, शब्द भी 40,000 और ग्रामर भी पूरा हो गया। कब तक में हो गया, तो 18th सेंचुरी आते आते। 18th सेंचुरी मतलब 1700 से लेकर 1800 के बीच में। कैसे हो गया, तो आपको याद होगा वोकैबुलरी के लिए डिक्शनरी बन गया था और ग्रामर की 5 किताबें आ गई थी इसी दौरान 1700 से 1800 के बीच में। इसीलिए 18th सेंचुरी को ऑल्सो नोन एज अगस्तन एज, 18वीं सदी को हम लोग अगस्तन एज के भी नाम से जानते हैं। ये भी आपका ऑब्जेक्टिव होगा कि किस समय को अगस्तन एज कहते हैं, तो 18th सेंचुरी को अगस्तन एज कहते हैं। कोई पूछ दे कि क्यों कहते हैं अगस्तन एज, तो इसका जवाब आपके सामने यही होगा, क्योंकि उस समय इंग्लिश के पास वोकैबुलरी भी आ गया था और इंग्लिश के पास ग्रामर भी आ गया था। दोनों तरीकों से इंग्लिश क्या हो गया था, फुलफिल्ड हो गया था, तैयार हो गया था। इसीलिए इस समय को हम लोगों ने अगस्तन एज का नाम दिया है। तो ये कहानी जो था मॉडर्न इंग्लिश का था। अगर आप ऐसे समझें तो तीनों इंग्लिश के बारे में हम लोग थोड़ा बहुत जान चुके हैं। ओल्ड इंग्लिश के बारे में, फिर जाके मिडिल इंग्लिश के बारे में, और अभी हम सुन रहे थे मॉडर्न इंग्लिश के बारे में। कुछ बातें जो रिपीट हो जाए, आपके ध्यान पे बन जाए तो अच्छी हो। सबसे पहले बात करेंगे ओल्ड इंग्लिश का। तो ओल्ड इंग्लिश जो है इंग्लिश का शुरुआती दौर है। इस समय अंग्रेजी बहुत कमज़ोर था और मूल रूप से इंग्लैंड का भाषा था भी नहीं। कहाँ का था, याद हो गया होगा, जर्मनी का था। इंग्लैंड में कब पहुँचा ये भाषा, 449 में पहुँचा और 1066 तक वहीं पे रह गया, जिसको हम लोग समय का नाम दिए ओल्ड इंग्लिश। 1066 के बाद एक युद्ध हो गया, युद्ध का नाम याद होगा शायद, नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट, जिससे इंग्लिश को रोक दिया गया और एक नया भाषा आ गया फ्रेंच। बहुत दिन तक नहीं चला क्योंकि लेखक लोग लिखना शुरू कर दिए अंग्रेजी भाषा में, और ये ख़त्म हो गया 1150 तक। 1150 से नया फिर से इंग्लिश शुरू हो गया, जिसको नाम दे दिया गया मिडिल इंग्लिश। इसमें लिखने वाले टोटल कितने हुए लेखक लोग, 5 कि 4 लेखक हुए।
एक फादर बन गए इंग्लिश लिटरेचर के और पोएट्री के, जी चौसर, बाकी के भी 3-4 और फेमस हुए हैं। अगर डायलेक्ट्स कहा गया क्षेत्रीय भाषाएं, तो पहले 4 थी, अब बढ़ के यहाँ पे हो गई 5। बड़े बड़े कितने आविष्कार हुए मिडिल इंग्लिश में? 2 आविष्कार हुआ। एक ग्रेट वॉवेल शिफ्ट आया, ग्रेट वॉवेल शिफ्ट समझते हैं, ABCD, और एक प्रिंटिंग प्रेस आया। प्रिंटिंग प्रेस कब आया? 1476 में। प्रिंटिंग प्रेस के आने से क्या हुआ कि अब दूसरे देशों में भी भाषा जाने लगा। अभी तक इन दोनों के समय भाषा सिर्फ और सिर्फ इंग्लैंड में था, अपने देश में सीमित था इंग्लिश भाषा। लेकिन प्रिंटिंग प्रेस के आने से अब यहाँ से भाषा जो है अदर कंट्रीज में भी जाने लगा। अब बताइए, 5 में से 5 डायलेक्ट जाने लगा कि कौन एक डायलेक्ट जा रहा था? कोई एक जा रहा था, जिसका नाम क्या था? ईस्ट मिडलैंड। 5 में से सिर्फ एक ही गया बाहर, जिसका नाम रखा गया ईस्ट मिडलैंड, और ये टूटा हुआ लैंग्वेज था अमेरिकन का। अमेरिकन को 2 भागों में टूटे थे, ईस्ट और वेस्ट में। यही विदेशों में गया और पूरे विदेशों में फैल गया। फैलने का क्या प्रमुख कारण था? क्योंकि इसके पास अब वोकैबुलरी भी हो गई थी और ग्रामर भी हो गया था। कब तक वोकैबुलरी और ग्रामर दोनों हो गया? तो 1808 आते। इसीलिए 18th सेंचुरी को एक नाम दिया गया, अगस्तन एज। 18th सेंचुरी को हमने अगस्तन एज कहा। तो पूर्ण रूप से फैल गया है अब ये, तो अब सबको अपनाना ही है। छोटा सा और टॉपिक एक बचा है, चौथा, जिसका नाम आपका हो जाएगा, अच्छा मीन्स कुछ बचा हुआ था, इसका नाम हो जाएगा इंग्लिश एज अ वर्ल्ड लैंग्वेज और इंटरनेशनल लैंग्वेज। लेकिन इससे पहले एक और छोटा सा चीज़ बचा है जिसको हम लोग देख सकते हैं। आपको बताए थे कि मिडिल इंग्लिश में 4 लेखक थे, बताए थे जी। लेखक भी बने थे, जी चौसर फादर बने थे। मॉडर्न इंग्लिश में नहीं बताएं, तो मॉडर्न इंग्लिश वाले लेखक आपके सामने हैं। मॉडर्न इंग्लिश में भी तो लेखक आएंगे, अब लिखने का काम शुरू हो गया। तो मॉडर्न इंग्लिश के कुछ लेखक आपके सामने हैं, ई स्पेंसर, एडमुंड स्पेंसर, और इनकी जो कविता फेमस हुई है उसका नाम है फेरी क्वीन। एक लेखक का नाम है क्रिस्टोफर मार्लो, और इसकी जो कविता है डॉक्टर फॉस्टर्स। कविता नहीं, कहानी है ये, इस पर मूवी भी बना है। अब जो कविताएं या कहानियां आई थी, इनसे मूवीज भी बनने लगे थे प्रेरित होकर, क्योंकि इस समय तक मूवीज, कैमरा, ये सब का आविष्कार हो गया था। अगले हैं आपके फ्रांसिस बैकन, और फ्रांसिस बैकन का जो है बुक, उसका नाम है एसेज, एसेज निबंध। फिर आते हैं बेन जॉनसन, और बेन जॉनसन का है वॉल्पोन। क्लियर है ये बात। एक और लेखक है विलियम शेक्सपियर, इनका पूरा नाम है विलियम शेक्सपियर, और ये बहुत ही प्रसिद्ध लेखक है। इनको बेस्ट ड्रामेटिस्ट का भी कहा जाता है। क्वीन एलिजाबेथ जब थी उस समय के थे। तो विलियम शेक्सपियर की बहुत सारी किताबें हैं, बहुत सारी कहानियां हैं, बहुत सारी किताबों पे मूवीज भी बने हैं। उसमें से कुछ का नाम है किंग लेयर, ओथेलो, मैकबेथ, द मर्चेंट ऑफ वेनिस, जूलियस सीजर, रोमियो जूलियट, और भी है हैदर, ये सब इन्हीं का है। बहुत सारी किताबें इन्होंने लिखा है। तो ऐसे ऐसे कुछ लेखक हैं जिनकी किताबें हैं, ये सब मॉडर्न इंग्लिश में पॉपुलर हुई हैं, इसको भी ध्यान पे रखना है। इसके बाद हम बोल रहे थे कि अब जो इंग्लिश है सिर्फ एक देश का भाषा नहीं रह गया है, पूरे दुनिया का भाषा हो गया है, क्योंकि इंग्लिश को फैला दिया गया प्रिंटिंग प्रेस वगैरह के माध्यम से, बहुत सारे शब्दों को लेने के बाद। तो कहा जा रहा है इंग्लिश इज स्प्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड ड्यू टू दिस रीजन्स। इंग्लिश ही क्यों फैला, हिंदी क्यों नहीं फैल गया, लैटिन क्यों नहीं फैल गया, दूसरे शब्द क्यों नहीं फैल पाए, यही भाषा क्यों फैला? इसके कुछ रीजन्स हैं। पहला रीजन देखिए क्या दिया जा रहा है, इंग्लैंड वॉन मेनी कंट्रीज एंड रूल्ड ओवर देम। आपको याद होगा इंग्लैंड बहुत सारा देश को जीता था, इतिहास में हम लोग पढ़ते हैं भारत देश को भी इंग्लैंड जीता था, ब्रिटेन के लोग, और यहाँ पे शासन किए थे। तो ऐसे ऐसे बहुत देशों को इंग्लैंड जीता, वहाँ पे गया, राज किया, शासन किया। जब वहाँ पे गया, राज किया, तो अपना भाषा वहाँ पे लेके चला गया। तो इंग्लिश के जाने का एक कारण ये भी था दुनिया में कि इंग्लैंड बहुत सारे देशों को जीता और वहाँ पे अपना भाषा को लेके चला गया। दूसरा कारण क्या था, द लेटर्स यूज्ड इन इंग्लिश लैंग्वेज, जो 26 गो लेटर का हम लोग यूज करते हैं इंग्लिश में, अल्फ़ाबेट जिसको कहते हैं, आर लेस दैन एनी अदर लैंग्वेज, वो दूसरे किसी भी भाषा से कम है। दूसरे को छोड़िए, अगर सिर्फ हिंदी का ही बात किया जाए तो आप देख सकते हैं हिंदी में हम लोग को क ख ग पूरा जाना चाहिए, ज्ञ तक, अ आई पूरा आना चाहिए, अन तक, और ये किसी भी हाल में 26 से तो ज़्यादा पक्का है। लेकिन इंग्लिश में बस ए से लेकर आपको आना चाहिए जेड तक।
तो 26 गो है। तो बोलने में आसान, लिखने में आसान। अगर आप एक पेज हिंदी लिखिएगा और एक पेज इंग्लिश लिखिएगा तो इंग्लिश जल्दी लिख लीजिएगा, हिंदी में टाइम लग जाएगा। तो हर हाल में इंग्लिश आसान है, इस कारण से इंग्लिश ज़्यादा फैला। मान लीजिए अपने भाषा से तुलना किया जाए तो हिंदी से ज़्यादा फैला। तो एक रीज़न ये भी बताया गया कि ये लैंग्वेज बहुत कम अक्षरों को रखा है, मात्र 26 अक्षर को रखा है, जिसके कारण इट कैन बी इजीली रिटेन, आसानी से लिखा जाता है, एंड प्रोनाउंसिएशन, और इसका प्रोनाउंसिएशन भी आसानी से हो जाता है, उच्चारण भी आसानी से हो जाता है। पहला कारण बताया गया अंग्रेजी के फैलने का पूरा दुनिया में कि इंग्लैंड जो देश है बहुत सारे देश को जीत के वहाँ पे शासन किया, अपना भाषा ले गया। दूसरा कारण बताया गया कि अंग्रेजी भाषा के पास 26 गो लेटर है, बाकी सब भाषा के पास 26 से ज़्यादा है, तो ये लिखना और बोलना आसान है। तीसरा बताया गया कि इंग्लिश टुक कमांड ऑन सच सेक्टर्स विच आर नेसेसरी फॉर ह्यूमन लाइफ। कह रहा है कि इंग्लिश जो है ऐसे ऐसे सेक्टर्स पे अपना कब्जा करके बैठा है जो कि ह्यूमन लाइफ के लिए नेसेसरी है। जैसे कि एग्जांपल दे दिया गया मेडिसिन का। अब दवा लेना है, आपको हिंदी आता है कि गुजराती आता है कि मैथिली आता है, जब दवाई किनने जाइएगा तो मैथिली में नहीं लिखा रहेगा, इंग्लिश में ही लिखा रहेगा। तो इंग्लिश ऐसे सेक्टर्स को पकड़ लिया है जिसके कारण इंग्लिश जानना आपके लिए अनिवार्य हो गया है। बैंकिंग सेक्टर को पकड़ लिया है, कम्युनिकेशन के लिए आपका पकड़ लिया है। कुछ ऐसे सेक्टर्स पूरी दुनिया में है जिसको सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश का ही उस पर कमांड है, इस कारण से भी इंग्लिश जो है पूरे दुनिया में फैल गया है। तो इंग्लिश के फैलने का एक रीजन ये भी था। क्लियर है? अभी तक बताया गया कि अंग्रेजी काहे पूरा दुनिया में फैला। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए व्हाई इंग्लिश स्प्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड, इंग्लिश ही पूरे दुनिया में क्यों फैला, तो 2-3 रीजन आप दीजिएगा। पहला रीजन ये दीजिएगा कि इंग्लैंड के लोग बहुत सारे देशों को जीते, वहाँ पे राज किए, तो इंग्लिश चला गया। दूसरा रीजन दीजिएगा कि इंग्लिश लेटर में मात्र 26 लेटर है इंग्लिश लैंग्वेज में, बाकी में ज़्यादा है, इसलिए जल्दी फैला। और तीसरा कि मेडिसिन जैसे सेक्टर्स पे इंग्लिश का कमांड है, बैंकिंग जैसे सेक्टर्स पे इंग्लिश का कमांड है, इसीलिए इंग्लिश बहुत तेज़ी से फैल गया। अब क्या कहा जा रहा है, कुछ एक्स्ट्रा जानकारी दिया गया है कि अगर बोला जाए कि मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज कौन है, सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा कौन है इन द वर्ल्ड दुनिया में, विथ रिस्पेक्ट टू पॉपुलेशन और नेटिव पीपुल। अगर जनसंख्या के दृष्टि से या नेटिव लोकल लोगों के दृष्टि से सबसे ज़्यादा कौन सी भाषा बोली जाती है, तो इंग्लिश नहीं है, यहाँ पे नाम देख सकते हैं, मंदारिन है। और ये कहाँ का भाषा है, तो लैंग्वेज ऑफ चाइना। अगर बोला जाए सबसे ज़्यादा कौन भाषा बोला जाता है जनसंख्या के आधार पे, लोगों के आधार पे, तब हो जाएगा मंदारिन चाइना का। फिर आपसे पूछा जाए द मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज इन द वर्ल्ड विथ रिस्पेक्ट टू एरिया और प्लेस, कहा जाए कि सबसे ज़्यादा कौन भाषा बोला जाता है लोगों के आधार पे ना, जगह के आधार पे, जगहों पे, क्षेत्रफल पे, तब आपका आ जाएगा इंग्लिश। सबसे ज़्यादा लोग बोलते हैं इंग्लिश, लेकिन सबसे ज़्यादा लोग बोलते हैं मंदारिन, लेकिन सबसे ज़्यादा जगहों पे कौन भाषा बोली जाती है, तो इंग्लिश। एरिया के आधार पे इंग्लिश और पॉपुलेशन के आधार पे आपका हो जाएगा मंदारिन। एक और ऑब्जेक्टिव है, इंग्लिश लैंग्वेज इज कॉल्ड द विंडो ऑफ द वर्ल्ड। इंग्लिश को हम लोग विंडो ऑफ द वर्ल्ड भी कहते हैं, दुनिया की खिड़की भी कहते हैं। इंग्लिश एक ऐसी भाषा है जिसको हम लोग दुनिया की खिड़की भी कहते हैं। ये इंग्लिश के बारे में क्वालिटी अब होने लगा, अब विशेषता होने लगा। पहले था इंग्लिश कमज़ोर था, धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, अब इंग्लिश में इतना गुण हो गया है कि गुणों को बताया जा रहा है। फिर आगे बढ़ते हैं हम, देखिए कहा जा रहा है कि इंग्लिश इज नाउ एन इंटरनेशनल और अ वर्ल्ड लैंग्वेज। इंग्लिश जो है अब इंटरनेशनल या वर्ल्ड लैंग्वेज बन गया है। इंग्लिश इंटरनेशनल या वर्ल्ड लैंग्वेज बन गया, क्योंकि अभी कब से यही बता रहे हैं कि पूरा दुनिया में फैल चुका है। जब पूरे दुनिया में फैल चुका है तो ये इंटरनेशनल लैंग्वेज या फिर वर्ल्ड लैंग्वेज बन गया है। इट्स स्पीकर डिवाइडेड दिस लैंग्वेज इनटू 3 फॉर्म्स, और इसको बोलने वाले पूरा दुनिया के लोग इसको 3 भागों में बांटे हैं। अगर बोला जाए इंग्लिश जो है पूरी दुनिया में बोली जाती है और इसके बोलने वाले लोग स्पीकर्स कितने भागों में बांटे हैं इसको, तो 3 भागों में। पहला जो है उसको नाम दिया गया है फर्स्ट लैंग्वेज, या उसको नाम दिया गया है मदर टंग, या फिर उसको बोला जाता है नेटिव लैंग्वेज, ये भी बोल सकते हैं। तो इंग्लिश को इसके बोलने वालों ने 3 भागों में बांट दिया है। पहला है फर्स्ट लैंग्वेज या मदर टंग या फिर नेटिव लैंग्वेज। कह रहा है कि द कंट्रीज
वेयर ओनली इंग्लिश लैंग्वेज इज यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन एंड एज वेल एज ऑफिशियल वर्क्स। कहा जा रहा है कि जहाँ पे कम्युनिकेशन के लिए मतलब बोलचाल के लिए और ऑफिशियल कामों के लिए दोनों चीज़ों के लिए इंग्लिश का ही यूज किया जाता है। एक ऐसा देश जहाँ पे कम्युनिकेशन बोलचाल में और ऑफिशियल वर्क्स दोनों में इंग्लिश का यूज किया जाता है, वैसे देश इंग्लिश को फर्स्ट लैंग्वेज के रूप में अपनाए हुए हैं, या मदर टंग के रूप में, या फिर नेटिव लैंग्वेज के रूप में। और ऐसे देश कौन कौन हैं तो आप देख सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया है, यूएसए है, न्यूजीलैंड है, कनाडा है, आयरलैंड है। ये सब देश इंग्लिश को फर्स्ट लैंग्वेज मानते हैं। इंग्लिश को तीन तरह से बांटा गया, तीन फॉर्म में। पहला है फर्स्ट लैंग्वेज। फर्स्ट लैंग्वेज वैसे देशों को माना जाता है जो इंग्लिश को कम्युनिकेशन मतलब बातचीत के लिए और ऑफिशियल काम दोनों के लिए अपनाते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। सेकेंड लैंग्वेज कौन कहते हैं तो ऐसे देश द कंट्रीज वेयर इंग्लिश इज यूज्ड फॉर ऑफिशियल वर्क्स, ऑफिशियल काम के लिए इंग्लिश का यूज किया जाता है, एंड देयर मदर टंग और उनकी जो मातृभाषा है इज यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन, बोलचाल के लिए मातृभाषा का यूज किया जाता है। तो ऐसे देश जहाँ पे ऑफिशियल काम तो इंग्लिश में हो जाए लेकिन बातचीत जो होगी, बोलचाल जो होगी, कम्युनिकेशन जो होगी वो मातृभाषा में होगी। जैसे हम लोग यहाँ हिंदी में बोलचाल कर रहे हैं, लिख रहे हैं इंग्लिश में, तो हमारे लिए ये भाषा सेकेंड लैंग्वेज है। कौन कौन देश इसमें आता है तो आप इंडिया को पहले देख सकते हैं। सिंगापुर में भी यही व्यवस्था है, बैंकॉक हो, हांगकांग हो, नाइजीरिया हो, इन देशों में इंग्लिश जो है सेकेंड लैंग्वेज। सेकेंड लैंग्वेज कहने का अर्थ इंग्लिश को सेकेंड लैंग्वेज कहने का अर्थ काम काज होगा, ऑफिशियल काम होगा इंग्लिश में और कम्युनिकेशन होगा हिंदी में। एक और देखिए लिखा हुआ है फॉरेन लैंग्वेज, ये इंग्लिश का तीसरा टर्म हुआ फॉरेन लैंग्वेज। और इसमें बोला जा रहा है कि द कंट्रीज देश वेयर मदर टंग इज यूज, जहाँ पे मातृभाषा को यूज किया जाता है फॉर बोथ, दोनों काम के लिए, चाहे आपको बातचीत करना है चाहे आपको ऑफिस का काम करना है, कम्युनिकेशनल हो या ऑफिशियल वर्क हो, दोनों अपने मातृभाषा में ही करेंगे, इंग्लिश में नहीं करेंगे। दे यूज इंग्लिश ओनली फॉर फॉरेन पॉलिसी, वे लोग विदेशी कामों के लिए सिर्फ इंग्लिश का यूज करेंगे। जैसे विदेश से कोई सामान लाना है या विदेश में कोई सामान को भेजना है, ऐसे जगहों पे इंग्लिश का सिर्फ यूज करेंगे। अपने देश में सिर्फ और सिर्फ अपनी भाषा का यूज करेंगे उनके लिए इंग्लिश जो है फॉरेन लैंग्वेज है। और ऐसे देशों में चाइना आता है, इराक आता है, रसिया आता है, जापान आता है, इन देशों में इंग्लिश जो है फॉरेन लैंग्वेज के रूप में यूज किया जाता है। तो ये इंग्लिश का आपका कुछ इतिहास था, अभी आपको इसमें ज़्यादा नहीं दिख रहा है, मतलब कि समाप्त हो गया है। फिर से एक बार हम रिकॉल करेंगे और समाप्त करेंगे इसको। हम लोग इंग्लिश को करीब करीब 4 हिस्सों में बांटे। सबसे पहले ओल्ड इंग्लिश देखें, कहानी शुरू किए थे, फिर जाके मिडिल देखें, कहानी को बीच में ले गए, 2 मुख्य आविष्कार करवाए, फिर जाके मॉडर्न में गए, मॉडर्न में इंग्लिश को फैला दिया गया बहुत दूर तक, और उसके बाद इंग्लिश को दुनिया का भाषा बना दिया गया एज अ वर्ल्ड लैंग्वेज, पूरे दुनिया का भाषा बना दिया गया। और यही वाला अभी लास्ट में हम लोग पढ़ रहे थे, इंग्लिश एज अ वर्ल्ड लैंग्वेज, पूरे दुनिया का भाषा बन गया, मतलब दुनिया के हर कोई इंग्लिश को अपना लिए। अपनाने के 3 कारण बताए थे, याद होगा शायद। सबसे पहला कि सबसे ज़्यादा देशों पे कब्जा इंग्लैंड का, तो इंग्लिश चला गया। दूसरा क्या था कि सबसे कम अक्षर रखता है, 26 में सब काम करवा देता है ABCD में, इसलिए। और तीसरा इसका था क्या कि ये जो है मेडिसिन जैसे सेक्टर्स पे अपना पकड़ बना लिया है। और जब पूरा दुनिया में फैलिए गया तो दुनिया के लोगों ने इसको 3 रूपों में स्वीकार किया, फर्स्ट लैंग्वेज, सेकेंड लैंग्वेज और फॉरेन लैंग्वेज। फर्स्ट लैंग्वेज, सेकेंड लैंग्वेज, फॉरेन लैंग्वेज। फॉरेन वाला क्या था, सबसे अंतिम वाला, जो ना बोलता है, ना बोलचाल में, ना ही ऑफिशियल काम करता है, अपने ही देसी भाषा में करता है, लेकिन विदेश के कामों के लिए सामान को भेजना हो, इंपोर्ट करना, एक्सपोर्ट करना हो, इंग्लिश का यूज कर लेता है, तो उस समय हम कहेंगे कि वहाँ का फॉरेन लैंग्वेज है। फर्स्ट लैंग्वेज वाले देशों को याद रखिएगा, सेकेंड लैंग्वेज वाले देशों को, और फिर फॉरेन लैंग्वेज वाले। तो ये जो चीज़ें थी, अगर ये आपको अच्छा से याद होता है, उसके बाद आपका 15 मार्क्स का काम हो जाएगा। किसी भी एग्जाम के क्वेश्चन को देखिएगा तो 15 मार्क्स आपका आराम से आ जाएगा। 50 मार्क्स से ज़्यादा भी आ सकता है, 1-2 नंबर कम भी आ सकता है, अप्रॉक्स देखा जाए तो 15 मार्क्स हो जाता है। और ये आपको वही शुरू में ही बोले थे कि आज 16 फरवरी का बात हो रहा है। कुछ ही दिन पहले का अगर बात किया जाए, 2025 का जो एग्ज़ाम हुआ था,
अगर उसका हम लोग बात करते हैं तो देखिएगा जो क्वेश्चंस आए हैं हम वो अब दिखाने वाले हैं, कौन कौन क्वेश्चन आया हुआ है। आप देख सकते हैं ये जो है इस बार का एग्जाम का क्वेश्चन है, 2025 का है। मतलब कि जो ये 6 फरवरी को एग्जाम हुआ था, आईएससी और आईकॉम वाला, आर्ट्स वाले का भी यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, आर्ट्स में भी वो ऐसे ही मिलेगा आपको। इस सब्जेक्ट में जो पूछा गया था क्वेश्चन 6 फरवरी को, क्या पूछा गया था स्टोरी ऑफ इंग्लिश से अगर रिलेट किया जाए तो। देखिए क्वेश्चन आपको दिख गया है। पूछा गया था कि ओल्ड इंग्लिश का समय कब से कब तक का है। तो अगर आप बढ़िया से सुने होंगे तो अभी भी बता सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा आपका 449 से 1066। ये इस बार 6 तारीख को पूछा गया था। तो अगर आप बढ़िया से पढ़ते हैं आपको पक्का इससे मार्क्स बनेगा। इसके अलावा क्वेश्चन देखते हैं कौन सा पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन ये पूछा गया है कि द इंग्लिश लैंग्वेज इज मच यंगर दैन। इंग्लिश लैंग्वेज जो है यंगर है, युवा है किससे। तो हम पहले ही बताए थे कि सबसे नया यही है, इससे पुराना ही सब है। चाहे लैटिन कहिए, चाहे पर्शियन कहिए, चाहे जे कहिए। आपको याद होगा इस सब देश से कौन कौन शब्द को लेके आया था, मतलब सब इससे पहले से चल रहा था तभी ना लेके आया था। सबसे नया यही देश का भाषा है। फिर आगे बढ़ते हैं हम। देखिए एक और क्वेश्चन आया हुआ है आपके एग्जाम में, इस बार छपा है 6 तारीख वाले क्वेश्चन में कि चौसर, लैंगलैंड और वाइक्लिफ इंपॉर्टेंट राइटर्स हैं कब के। ओल्ड इंग्लिश के हैं, मॉडर्न के कि मिडिल के। ये मिडिल के हैं। देखिए आप लोग भूल रहे हैं मेरे ख्याल से। ओल्ड इंग्लिश में कोई लेखक ही नहीं था, क्योंकि हाथ से किताब लिखा जाता था। किताब लिखना शुरू कब हुआ? मिडिल में। क्यों? क्योंकि अंग्रेजी को बचाना था, फ्रेंच भाषा बोला जाने लगा था, तो अंग्रेजी को बचाने के लिए लेखक लोग आए। और उन्हीं में से कौन थे? जी चौसर, विलियम लैंगलैंड, वाइक्लिफ। इन लोगों ने लिख के अपने भाषा को बचाया। तो किस जमाने का था? मिडिल इंग्लिश का था। तो ये आपका हो बहु आएगा। अगर सुनिएगा, बढ़िया से ध्यान दीजिएगा तो आपका मार्क्स बनेगा, बिल्कुल बनेगा। ये जो क्लास चला, इसी क्लास से आपका हमेशा क्वेश्चन आएगा, हर एग्जाम में आएगा। जैसे क्या है कि अगस्टन एज किसको कहा गया है, किस सेंचुरी को, याद है? अगस्टन एज 18th सेंचुरी। कह के आपको बताए थे कि 1700 से 1800 के बीच में अंग्रेजी में वर्ड भी हो गया 1755 में डिक्शनरी से, और 5 गो ग्रामर का क्या चीज हो गया था, किताब भी। तो 1800 आते आते अंग्रेजी पूरा तैयार, और इसीलिए इसको कहा गया अगस्टन एज। तो देखिए वो बहु आया है, इस बार आया है, ये देखिए पहले का क्वेश्चन है। ये देखिए आया हुआ है। अब बोलिए कि ये आपको कैसे होगा, इसको तो आप भूल ही नहीं सकते हैं। कह रहा है कि इंग्लैंड में प्रिंटिंग प्रेस को कब इंट्रोड्यूस किया गया था? 76 में। अगर पूछ दे कि किसने इंट्रोड्यूस किया था, तो क्या बनेगा? किसने इंट्रोड्यूस किया था? विलियम कैक्सटन ने इंट्रोड्यूस किया था, विलियम कैक्सटन ने। तो क्वेश्चंस आपको हूबहू दिखेंगे। हमारे कहने का तात्पर्य यही है कि आपको इस क्लास को 1-2 बार पढ़ के बढ़िया से समझ लेना है, उसके बाद आपको कोई समस्या नहीं होगा। क्लियर है ये बात? तो आज का क्लास आपका इतना ही रहेगा। इसको 1-2 बार देखिएगा, ध्यान पे ला लीजिएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आएगा। चलिए धन्यवाद, जय हिंद।